हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आवाज़ आ रही है मेरी? सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो कल की जो क्लास थी उसमें हमने एनवायरनमेंट का ये कोर्स शुरू कर दिया था और उसमें जो क्लास का टाइम है 10:05 से क्लास शुरू होती है, तो कोशिश करें आप कि 10:05 पे ही आ जाएँ। पहुँच जाऊँगा क्लास में मैं। सर तो शुरू कर देते हैं, सर का तो रोज़ का काम है। जी, तो अभी तो जॉइन नहीं हो रहे हैं ये। ऐसे कैसे हो गया? जी, खैर आ जाने दो, 1-2 मिनट रुकते हैं, अपन फिर करते हैं, है ना, पढ़ते हैं। हुँ, खैर सो कल की जो क्लास है उसमें मतलब जो न्यू लर्नर्स हैं स्पेशली उनसे मैं यही कहूँगा कि यार आप लोग जो है कल की जो क्लास है उसको मिस मत करना। स्टार्टिंग के जो आधे घंटे हैं जो मैंने जनरल बात करी है सब्जेक्ट को लेकर, उसको आप मिस मत करना, नहीं तो आगे के सब सेशंस जो है ना वो मतलब पढ़ोगे लेकिन पता नहीं लगेगा चल क्या रहा है जीवन में, है ना? तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी नए लर्नर्स हैं जो कल नहीं थे, अभी तो आज की क्लास तो ले ही लो, पढ़ ही रहे हैं हम लोग। बट इसके आज शाम को रात में जब भी टाइम मिले, कल वाली क्लास को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है? तो होप कि मेरी बात आपको सबको समझ आ गई होगी। जी हाँ, अब जो है ये तो सब अपनी कहानी थी, सब कुछ चल रहा था जीवन में। कल की क्लास में मैंने आपको कहा कि कल हम लोग मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें हम 4 से 5 पिलर 6 पिलर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला पिलर हम लोगों ने शुरू किया था, पिलर को हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ठीक है? मतलब एक तरह से ये हो गया कि एक संरक्षण युक्त क्षेत्र, और संरक्षण युक्त क्षेत्र का मतलब प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का मतलब स्पेशली किसका प्रोटेक्शन करना है आपको? हवाई जहाज का? अरे सर नहीं, जितनी भी फ्लोरा फौना है। फ्लोरा फौना क्या होता है? तो सर वनस्पति होता है, वन्य जीव होता है। मतलब इस आसपास हमारे पर्यावरण में जो भी फ्लोरा फौना वनस्पति वन्य जीव, स्पेशली यदि हम लोग इनके बारे में बात करें, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको हम लोगों को थोड़ा सा जो है कंजर्वेशन की स्थिति पर लेकर जाना है, ठीक है? खैर, तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? हाँ, अब इसमें कल वाले अच्छा कोई है ऐसा कि कल नहीं था मैं क्लास में? हाँ, 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 सब फंगाई वगैरह तो सबको हो जाएगा, डोंट डोंट वरी। तो जो ऐसा लग रहा है जो कल नहीं था, कल की क्लास ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है? मतलब ये सब आपके जो बेसिक डाउट्स हैं ना, कहाँ से पढ़ूँ, क्या क्या करा करते हो आप, ये कोर्स में क्या होगा, ये सारे दुविधा वहीं आपके हट हो जाएंगे, ठीक है? तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे कल कहा था, कल आपको एग्जांपल बताया था हमारे मान लीजिए कोई एक रीजन है, उसमें या मान लीजिए इंडिया का एक एग्जांपल ले लें हम लोग। तो इंडिया के इस एग्जांपल में पूरे नॉर्थ से साउथ में यदि आप आओगे या वेस्ट टू ईस्ट में जाओगे तो सारे जीव-जंतु एक जैसे हैं क्या? मतलब यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ टाइगर है तो फिर हर जगह टाइगर मिलना चाहिए। पर्वत की चोटी के ऊपर भी मिलना चाहिए। नहीं सर, पूरे भारत में अलग-अलग स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे, अलग-अलग वन्यजीव देखने को मिलेंगे, अलग-अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो उनका हमें ध्यान रखना होगा। प्रॉब्लम ये हो गई है कि सबकी अपनी-अपनी पॉपुलेशन होती है। जैसे हम भी एक प्रजाति है, हमारी स्पीशीज़ है। अब हमारी जातियों का यदि जनसंख्या बढ़ेगी मतलब हम एनिमल्स होंगे यदि तो हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं। वैसे सबकी पॉपुलेशन है। टाइगर की अपनी पॉपुलेशन है, लायन की अपनी पॉपुलेशन है, ठीक है? जो पेंगोलिन्स होते हैं उनकी अपनी पॉपुलेशन है, ठीक है? एलिफेंट जो है उसकी अपनी पॉपुलेशन है, ठीक है? कल मैंने आपको कुछ बर्ड्स बताए थे, पता नहीं याद है कि नहीं? याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सो जाओ। जैसे मान लो एक साइबेरियन क्रेन का भी नाम सुना होगा आपने। नाम सुना हो साइबेरियन क्रेन? एक सारस क्रेन सुना होगा। तो इनके अपनी जनसंख्या है, इनकी अपनी एक तरह से प्रजाति है। अब कंजर्वेशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो कंजर्वेशन करने के लिए हमने क्या नए-नए तरीके निकाल लिए कि हमारे भारत में जो है हम कंजर्वेशन कर सकते हैं अलग-अलग तरीकों से सर, ठीक है? अब अलग-अलग तरीकों में भी क्या है, सिर्फ एक तरीका अपनाओगे तो वो हर जगह अप्लाई हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? सुनिएगा मेरी बात से, ध्यान से सुनना कि यदि हम लोग कंजर्वेशन हमें करना है इन स्पीशीज़ का, तो आप सोचो कि मैं सारे इंडिया में एक ही लॉजिक से चल जाऊँ तो मुश्किल है। सर ऐसा क्यों? सीधी-सी कहानी है, प्यारा भारत इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि चाहे आप क्लाइमेटिक कंडीशन ले लो, चाहे ज्योग्राफिकल कंडीशन ले लो, बहुत सारी कंडीशंस हैं, सबके अपने अलग-अलग हैबिटेट हैं, हैबिटेट का मतलब आवास है, घर है, सबके घर अलग-अलग होते हैं, सबकी अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं सर। तो जब इतना क्लाइमेट की डाइवर्सिटी है, सॉइल की डाइवर्सिटी है, टोपोग्राफी, उच्च जमीन की बड़े स्तर पर विविधता है, डाइवर्सिटी है, अलग हैबिटेट है। अब उसके उसमें ये हुआ कि किसी को खतरा ज़्यादा हो गया कोई प्रजाति को, किसी को खतरा कम है और किसी को खतरा होने के चांसेस हैं। तो हमने कल क्या नई-नई व्यवस्था निकाली कि एक हमने नेशनल पार्क को देखा कि नेशनल पार्क जिसे हम क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ये एक ऐसी व्यवस्था है इसमें हम जीव-जंतुओं का ख्याल तो रखते हैं, ठीक है? इसमें हम लोग जो जीव-जंतु हैं उनके बारे में कंजर्वेशन तो करते ही हैं, लेकिन ध्यान से सुनना जिसमें रिस्ट्रिक्शन हम लोग कंपैरेटिवली क्या करते हैं ज़्यादा करते हैं। किसी क्षेत्र में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाना मतलब क्या? मैं आपको कल भी बता रहा था। उदाहरण के तौर पे ये साइबेरियन क्रेन दिख रहा है आपको, इसमें नीचे सीआर लिखा हुआ है। सीआर का मतलब होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आज सब सिखा दूँगा ये मैं। हिंदी में नहीं समझ मतलब इंग्लिश में नहीं समझ आया तो हिंदी में सुनो कि अति संकटग्रस्त। संकट समझ में आता है, संकट आ गया मेरे पे, लेकिन उसमें अति लगा दिया मैंने मतलब समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा खतरे में। और थोड़ा-सा समझने की बात करूँ तो मैं एक क्राइटेरिया लेता हूँ कि पिछले 10 सालों में लगभग 90% जनसंख्या इनकी खत्म हो गई। या सोचो आप कि कोई बर्ड है, कोई पक्षी है, कोई एनिमल है और वो अपने आवास में रह रहा है, घर में रह रहा है। कुछ उसके आवास में ऐसी दिक्कत होती है कि पिछले 10 सालों में उनकी पूरी जनसंख्या खत्म हो जाती है। तो आप आज भी ऐसी लापरवाही करेंगे क्या? आज भी आप ये कहेंगे क्या एक बोर्ड लगा के कि आओ इसका संरक्षण कर दें? जी हाँ, उद्घाटन कर दिया उसका। नहीं ना, आप संरक्षण कैसे करोगे? तो इस तरह से करोगे कि वहाँ रिस्ट्रिक्शन के लेवल्स क्या हो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा हों, कि किसी जगह पर यदि खतरा ज़्यादा है किसी भी जनजाति मतलब स्पीशीज़ का, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हमें ज़्यादा रखने पड़ेंगे। लेकिन ये लॉजिक से मैं पूरे इंडिया में कंजर्वेशन नहीं कर सकता कि हर जगह इतना रिस्ट्रिक्शन कर दूँ कि मैं वहाँ पर रिसर्च भी ना कर पाऊँ, एजुकेशन भी ना मतलब ले पाऊँ या वहाँ का नॉलेज भी ना ले पाऊँ तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। टूरिज़्म में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन यापन लाइवलीहुड भी टूरिज़्म से चलता है। ट्राइब्स भी नहीं रह पा रही पता लगे। तो हमने एक व्यवस्था निकाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कल ये मैं बता रहा था आपको कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिस्ट्रिक्शन थोड़ा-सा कम हो जाता है। ग्रेजिंग जो पशुपालन होता है, जो चरने के लिए छोड़ देते हैं, वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत अलाउ कर देते हैं। लेकिन वो यहाँ अलाउ नहीं कर सकते। अब यदि नेशनल पार्क के हिसाब से चलें तो फिर तो पशुओं को कहाँ आप चारा जो है ग्रेजिंग कराने लेकर जाएँगे। तो उसके हिसाब से थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन कम कर दिया गया। लेकिन बेशक यहाँ पर फिर ऐसी स्पीशीज़ ही देखी गई जिनमें खतरा भी कम है या किसी एक स्पीशीज़ पे फोकस करना हो जब आपको कि अरे घड़ियाल का संरक्षण करना है। अब चंबल नदी है मान लीजिए, केन नदी है, उसमें घड़ियाल मिल रहा है तो घड़ियाल की बात हो रही है। वहाँ हम बाकी स्पीशीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखते क्योंकि क्यों नहीं रखते? है ही नहीं वहाँ।
होगी तो हम करेंगे ना, जो है उस पर फोकस कर लो। जैसे मस्क डियर करके मैंने कल एक इमेज दिखाई थी आपको, पता नहीं याद है कि नहीं, ये व्हाइट बेलीड मस्क डियर, ये एंडेंजर्ड है, 50% 70% जनसंख्या खतरे में आ गई इसकी। तो एस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी, कभी नेशनल पार्क नहीं सुनोगे आप इसको, इसका पे यही रह रहा ज्यादातर, तो इसका ही हम कंजर्वेशन कर लें, उसी पे ध्यान दें। लेकिन अब एक का ध्यान देने में ये नहीं करेंगे हम कि बाकी रिस्ट्रिक्शन लगा के सब जगह से कि कोई नहीं आ पाएगा। सर बहुत सारे, आफ्टर ऑल ये भी तो नेचुरल रिसोर्स है, लोग यूज करेंगे, तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो नेशनल पार्क वो जगह है जहाँ पे हम कंजर्वेशन तो करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रोकथाम करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि रिलैक्सेशन रहता है चीजों को लेकर, लेकिन फिर भी अभी इस तरह के लॉजिक हम तभी लगा पाएंगे जब हमारी शिक्षा, हमारा एजुकेशन, हमारा रिसर्च कंटिन्यू बना रहे, ह्यूमन और नेचर के बीच में एक तरह से कह सकते हो रिलेशन स्थापित हो सके। तो हमने कल बताया कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व की कहानी है। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब यहाँ पर हम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कह रहे हैं। इसके बाद में ये जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तब सब आएगा, डोंट वरी ना, इसमें परेशान मत होना। फिर मैंने कहा ये तो सब सरकार करेगी भाई, कम्युनिटी का भी तो है, मतलब घर गांव आसपास के क्षेत्रों में कम्युनिटी की भी तो एक जिम्मेदारी हो जाती है ना। तो कम्युनिटी का क्या करोगे? तो कम्युनिटी के लिए मतलब जैसे मान लो हमारे गांव आसपास शहरों में हम देखते हैं कोई एक क्षेत्र होता है, वहां पे कभी आप बचपन से देखते हो हमेशा पेड़ पौधे लगे, कोई उसको काटता नहीं है, सब उसका ध्यान रखता है, तो कम्युनिटी रिजर्व का एक ऑप्शन भी है। कम्युनिटी रिजर्व का मतलब यहाँ पर लैगिंग हो रही है ज्यादा, लेकिन 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 देखो बीच में थोड़ा रुक जाए ना, ऐसे तो घबराओ, मतलब इंस्टेड ऑफ टाइपिंग शुरू कर दी वो वापस ठीक भी हो जा रहा होता है, एक आध बार ऐसे रिफ्रेश कर लो जरा। हाँ, कभी कभी आपके एंड पे भी जो है इंटरनेट दिक्कत हो सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात थी, जहां पर हम ह्यूमंस और जो भी एक तरह से आप कह सकते हो एनिमल्स, उसके बीच में एक रिलेशन स्थापित करना, और जब इसको हम पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी बढ़ जाएगी। फिर कल मैंने क्या बताया था, वो कम्युनिटी रिजर्व बताया, ये समय कल पढ़ा चुका हूं। जो लर्नर्स नए हैं और जिनको थोड़ा भी ऐसा लगता है, संकोच आता है कि सर आ तो रहा है लेकिन थोड़ा सा फील नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा, तो कल की क्लास जब रिकॉर्डेड देखोगे आप तो पूरा बह जाओगे, बढ़िया फील हो जाएगा हर जगह। हाँ, तो थोड़ा अभी और अब जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो चीजें समझ में आने लगेंगी। कम्युनिटी रिजर्व मतलब थोड़ा लोगों की आसपास अपने जो समुदाय है उनकी जिम्मेदारी, भाई इसका कंजर्वेशन करें। जब कम्युनिटी का रोल आ जाता है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन आ जाता है, तो कम्युनिटी रिजर्व कहलाता है। फिर एक मैंने आपको कल बताया था कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व में मैंने आपको कहा था कि भाई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आपने बना दी, लेकिन उसके बीच के जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये मैप दिख रहा है आपको, ये असम का मैप है, जैसे मानस नेशनल पार्क दिख रहा होगा और एक ओरांग नेशनल पार्क, भाई इसकी जगह तो आपने क्या कर दी, इसकी जगह पर आप लोगों ने जो है कंजर्वेशन कर दिया नेशनल। लेकिन व्हाट अबाउट दीस रीजन, इनके बीच का जो बफर एरिया है, इसके आसपास का जो रीजन है, क्या उसका देखभाल नहीं करोगे? क्या आसपास के रीजन को भी देखभाल करना ही पड़ेगा सर, नहीं तो धीरे धीरे फिर ऐसी तो चीजें बढ़ती हैं, तो फिर अंदर तक पहुंच गया संकट फिर से दोबारा। तो उनके आसपास का जो बफर एरिया होता है उसके लिए हम कंजर्वेशन रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, तो जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं कि जो भी राष्ट्रीय उद्यान, जो भी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है हमारा, उसके आसपास की चीजें। देखो कल मैंने ना 5-6 शब्द सिखा दिया था आपको, नेशनल पार्क वर्ड यूज बता दिया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता दिया था, कम्युनिटी रिजर्व जैसे मैं भी कह रहा था समुदाय की कहानी, कंजर्वेशन रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसे पहले तो आपको कम से कम 5 नाम अच्छे से क्लियर होने चाहिए, पहले नाम है, अब ये सब एक एक करके पढ़ेंगे तो वो समझ आ जाएगा। तो मेरे कुछ आंसर्स आप लोग दीजिए, ए बी सी डी और ई। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेशनल पार्क, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कम्युनिटी रिजर्व, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सुमन अभी होना है ब्लॉग के बाद में होगा, जैसा तुम कहो वैसा कर दूंगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो, भविष्य में आगे की चीजों पे मत जाओ, है ना, थोड़ी देर सब बताऊंगा क्योंकि मैं कैट 1 कैट 2 क्या है थोड़ी देर। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद में बायोस्फीयर रिजर्व के बाद में, और अभी क्या लिखना क्या है आपको कॉपी वो भी सब बताऊंगा, तो थोड़ी देर रुको जाए। बायोस्फीयर रिजर्व के बाद में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंजर्वेशन रिजर्व, देता हूँ मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसको हम राष्ट्रीय उद्यान कह रहे हैं, इसको हम समुदाय संरक्षण कह रहे हैं, इसके बाद में हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कह रहे हैं, इसको हम संरक्षण क्षेत्र कह रहे हैं, इसको हम वन्य जीव अभयारण्य कह रहे हैं। इसमें एक ऐसी जगह है, आंसर लगाना है सबको पोल में, और कमेंट में आंसर मत लिखना, पोल में आंसर लगाना। एक ऐसी व्यवस्था है प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, जहां पर सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा रोकथाम देखने को मिलेगी, रिस्ट्रिक्शन मतलब स्ट्रिक्टनेस ज्यादा देखने को मिलेगी, वो नेशनल पार्क है, ध्यान रखना। समुदाय कम्युनिटी का जब किसी गांव किसी क्षेत्र में जब वन्य जीवों का या एक तरह से प्लांट्स एंड एनिमल का कंजर्वेशन आप करते हैं कम्युनिटी की हेल्प से, लोग आगे आ रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं, तो वो आपकी ये कहानी रहेगी, समझ आएगा, कम्युनिटी रिजर्व। लेकिन ह्यूमन और साथ ही साथ जो नेचर है हमारा एनवायरमेंट है उसके बीच का एक इंटरेक्शन, जहां हम और एजुकेशन रिसर्च और कर सकें, उनको और समझ सकें, क्लोजली समझ सकें, उसके लिए हम लोग ये कीवर्ड्स कहां से लाते हैं, दैट इज वो बायोस्फीयर रिजर्व है। ध्यान रखना, जो गलत करना है उन्हीं को कह रहा हूं मैं, कई बार पता होती है मुझे लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना, मैं फिर कह रहा हूं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसी व्यवस्था है, ये आगे हम पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग ह्यूमन, कल मैंने क्वेश्चन भी कराया था इसका, जी हां, ह्यूमंस और जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उसके बीच का एक रिलेशनशिप हमें स्थापित करना है। इसका हमने बोले कि कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ा कम है, किसी सिंगल स्पीशीज पे जब फोकस करना होता है, केन घड़ियाल, अभी एस्कॉट मस्क डियर बताया था मैंने, जी हां, तो उसके लिए हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को याद रखना, उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को याद रखना। ठीक है, ध्यान समझना, डी जो लगा रहे हैं सो जाना आप लोग, तो ध्यान से समझना, कल भी मैंने बताया था, अब यही होता है ना कि रैंडम क्लास में आओगे तो ऐसे दर्द शुरू। मान लीजिए कोई एक ऐसी जगह है, जी हाँ, और यहाँ पे एक हंगुल नाम का जीव है, हंगुल याद है क्या किसी को? हंगुल हंगुल, ये कश्मीरी स्टैग, ये देखो ये दिखाई दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल डियर टाइप जो दिखाई देगा। तो ये इस तरह की प्रजातियां, अब जैसे मतलब ये हम आगे भी पढ़ेंगे, इसका मतलब आप ये समझ लेना कि बहुत ज्यादा खतरे में है। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि कोई जगह है और यहाँ पे हंगुल मिल रहा है, इधर भी हंगुल मिल रहा है, इधर मिल रहा है, यहाँ भी फॉरेस्ट एरिया है, इधर भी फॉरेस्ट एरिया है, ए और बी में से ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट के साथ यहाँ ऐसी जीव जंतु भी मिल रहे हैं जिनका होना बहुत जरूरी है, जो ज्यादा खतरे में। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नेशनल पार्क घोषित कर देंगे। ये ज्यादा उतना अभी फिलहाल यहाँ स्पीशीज कम है, तो इसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तरफ ले जा सकते हैं। समझ आ रही है ना बात? इस चीज को इसलिए मैं कह रहा हूं, इसमें रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है और इसमें रिस्ट्रिक्शन कंपैरेटिवली कम है। और स्पीशीज की बात करें, सिंगल स्पीशीज की बात करें कि भैया मुझे तो जो है सिर्फ मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक स्पीशीज पे फोकस करना है, घड़ियाल पे फोकस करना है, कोई सोन चिड़िया है उस पे फोकस करना है, कोई ऑलिव रिडली सी टर्टल पे फोकस करना है, कोई मान लीजिए मस्क डियर पे फोकस करना है, कोई स्नेक्स पे ही फोकस करना है, तो वो फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हम लोग याद है। तो ये हम किसी जगह पे कितना कंजर्वेशन कर रहे हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वहां पर स्पीशीज की कहानी किस तरह से। तो देखो बहुत सिंपल हो गई अब चीजें कि सर या तो मैं रिस्ट्रिक्शन ज्यादा कर दूं, या मैं रिस्ट्रिक्शन कम कर दूं, या मैं ह्यूमंस और नेचर के रिलेशनशिप को और बेहतर करूं, क्योंकि हमेशा मैं चाहता हूं चीजें बेहतर बने। इसके बाद में या तो मैं कम्युनिटी का रोल बना लूं, कम्युनिटी का रोल कर दूं, या मैं ये जो नेशनल पार्क है, ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसके जो बीच के इसके आसपास के क्षेत्रों को भी तो मुझे कंजर्व करना पड़ेगा, तो एक कंजर्वेशन रिजर्व है। अब आप मुझे बताइए कि एक एक आंसर आपके दिमाग में आ रहा है कि रिस्ट्रिक्शन ज्यादा, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, सभी चीजों का ध्यान रखना, टूरिज्म वगैरह प्रमोट नहीं करना, नेशनल पार्क हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जिसको हम कहते हैं, समझ आ गई बात? थोड़ा सा कम कर दिया रिस्ट्रिक्शन मैंने, जी हाँ, स्पीशीज सेंट्रिक बात कर रहा हूँ,
तो उसमें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे ह्यूमन एंड नेचर का रिलेशनशिप, मतलब ये कि स्पीशीज को हम समझ ही नहीं पाएंगे, उनके बारे में नहीं पढ़ पाएंगे, उनके बारे में रिसर्च नहीं कर पाएंगे। आज आप चीता को क्यों ले आए, आज आप टाइगर को इतना क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल उसको आपने बड़ा क्लोजली समझा कि इसके होने से कितना फर्क पड़ेगा और इसके होने से क्या फर्क पड़ेगा, ना होने से। तो ये बायोस्फीयर रिसर्च रिसर्च वगैरह इन सब चीजों के लिए भी काम आता है। हालांकि मैं और आगे बता दूं, अब कम्युनिटी का रोल है तो कम्युनिटी को भी जिम्मेदारी दे दी। अब ओवरऑल जब इतने आपने सब प्लेसेस बना दी तो उसके आसपास के क्षेत्रों को भी कंजर्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी ने एकदम वहीं पहुंच जाएंगे नेशनल पार्क के पास ही, खतरा वहीं बढ़ जाएगा। तो बफर एरिया जो होते हैं उसके लिए हम कंजर्वेशन देते हैं। यहाँ तक मैंने कल समझाया, से भी और अच्छे से समझ सकते हैं, बट अब मुझे चूंकि आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आप यदि आज पहले दिन आए हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं चीजों को वही रिपीट करता चलूं। अब आप खुद सोचिए कि एक देश की प्लानिंग कितनी गजब की हो रही है कि उसने नेशनल पार्क भी बना लिया और कम्युनिटी भी ध्यान दे रही है और उसके बाद में एक स्पीशीज का ध्यान भी दे रहा है, रिसर्च भी चल रहा है, एजुकेशन भी चल रहा है, इनडायरेक्टली हम कंजर्वेशन ही कर रहे हैं। पर सिर्फ एक कंट्री ही ऐसा करेगी पूरे वर्ल्ड में, तो आप इस अर्थ में इस नेचर को बचा पाओगे क्या? सोचिए आप। नहीं, इसका मतलब यह है कि सारे देशों को आगे आना पड़ेगा सर। अब सारे देशों को आगे आना पड़ेगा, सारे देशों को एक साथ इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। नहीं तो पता लगे भारत ही संरक्षण कर रहा है, बांग्लादेश में कल एग्जांपल दे रहा था कि टाइगर इधर संरक्षण है, उधर गया तो जूट की खेती में कहीं घूम गया, पता ही नहीं कहां गया। ये तो गड़बड़ है, क्योंकि फिजिकल बाउंड्रीज तो हम लोगों के लिए भले पॉलिटिकल हो गई, लेकिन जीव जंतुओं के लिए, उनके लिए तो सबके लिए भैया प्रकृति है, तो सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए एक संस्था ऐसे सबसे पहले बनती है। प्लीज अपने आप राइटिंग शुरू कर देना जो जो मैं कहूं, अब यहां से पूरी पिक्चर शुरू हो जाएगी। इसलिए एक ऐसी संस्था बनती है ग्लोबल लेवल पर, मान के चलिए कि इंटरनेशनल यूनियन, नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल यूनियन बनाए। ठीक है, किस चीज के लिए, रटो मत, फील करो, कंजर्वेशन ऑफ, किसका कंजर्वेशन? अरे भैया इधर ध्यान दो, नेचर का, प्रकृति का, जी हाँ प्रकृति का जी, एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे आसपास जो नेचर है और उसके रिसोर्सेज, अब उसमें सब कुछ आता है जो भी है, तो उस सब चीज को कंजर्व करने के लिए हमने एक तरह से आप ये कह सकते हो कि आईयूसीएन की यहाँ पर स्थापना करी है। बार बार आईयूसीएन आईयूसीएन सुनते रहते हो, तो कम से कम आपको समझ में आ जाएगा कि सर जी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ये, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, समझ रहे हो, ये प्रकृति या प्रकृति के जो जितने भी संसाधन है उनका संरक्षण करने के लिए उससे संबंधित एक ये संघ। अब कोई संघ बनता है तो सारे देश उसमें रहते हैं। ठीक है, अब अपने लिए स्टेट पीसीएस के लिए क्या होता है मैं बताता हूँ, वो जिनको लगे वो नोट डाउन कर लेना। कल को पूछा आईयूसीएन करता क्या है, तो आईयूसीएन क्लाइमेट चेंज पे काम करता है, क्लाइमेट चेंज पे काम करता है, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन पे काम करता है। खड़े हो जाना इधर लाइन से, ट्रू वालों, ट्रू वाले जो है लाइन से खड़े हो जाना, क्लाइमेट चेंज को सही कराना आईयूसीएन से। समझ आ गई बात? तो आईयूसीएन का काम क्या है कि कैसे ऐसा संघ है, एक ऐसा यूनियन है जो नेचर और नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए काम करता है, पहली बात। ठीक है, तो पूरे ग्लोबल लेवल पर एक संस्था हम लोगों ने स्थापित कर दी। अब देखो ना काम भी क्या, वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भाई अच्छा एक बात है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए मना नहीं कर रहा है, रोक नहीं लगा रहा है, ये तो उसका मैनेजमेंट बता रहा है कि भाई इसको हमें यूज भी करो लेकिन सस्टेनेबल हो, आगे की पीढ़ी के लिए सही ढंग से। पेड़ के फल खाने थे तो पेड़ काट के घर ले जाऊंगा, जी हाँ, किसी की नहीं सुनूंगा। भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे काम भी नहीं करना है अपने को। भाई फल है खाइए आप, अगले साल भी आएंगे वो तो नहीं, अभी पढ़ाओ, अभी आगे पढ़ाओ, सब अभी कर दूंगा। चलिए तो ध्यान रखना इस चीज का। तो नेचुरल रिसोर्सेज, अब ये संस्था की बात हो गई। एंड फॉर स्टेट पीसीएस, भैया भैया कल को अभी से जहर क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेट पीसीएस में, यूनाइटेड फॉर लाइफ लाइवलीहुड्स किसका मोटो है? वर्ल्ड बैंक का, हाँ हो गया। नीति आयोग का, टिक लगा, जो भारत में पेपर दे रहा हूँ भारत का हूँ, नीति आयोग लगा दूंगा 7 करोड़। क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का? तो थोड़ा ध्यान रखना, यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड्स नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि नेचर कहीं नहीं है ना, कहीं नेचर नहीं दिख रहा, तो आप तो लगाओगे नहीं। आप तो मतलब एमएसपी इंटरनेशनल का नाम ले दिया भाई साहब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ बैठे हैं वहां लगा रहे हैं। इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। फाउंडेड 1948 ईयर रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई उपाय नहीं है इसका, अभी पूछूंगा भी मैं। और ये एमपीपीएससी वाले भी कोई है मध्य प्रदेश वाले, 5 अक्टूबर तो कर ही लेना, मैं आपसे कह रहा हूँ। 4 अक्टूबर 1948, 3 अक्टूबर 1948, 2 अक्टूबर 1948, इनमें से कोई नहीं। हाँ तो मतलब इस घमंड में मत घूमना कि बीएससी और कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं, फैक्ट्स जो है नहीं आते हैं तो मैं छोड़ देना। भैया एक आध साल बाद स्टेट पीसीएस देना पड़ेगा, दोबारा उठा के पढ़ो, क्या मतलब है, पढ़ी रख कर लो, एक दो ही तो क्लास ज्यादा लग रही है। हाँ ठीक है, तो लिख लेना, बेसिक चीजें काम आ जाएंगी कभी बातों बातों में, इंटरव्यू में यहाँ। बाय द वे इसकी लोकेशन नॉर्मली आप देखो स्विट्जरलैंड की तरफ आप जा सकते हो, आप कमेंट करें तो ठीक है, फोकस हमें मालूम है कि हम ओवरऑल यहाँ पर। अब कल को कई बार ऐसे क्यों जा सकते हैं कि ये किन-किन चीजों में काम कर सकता है, तो बहुत सारी चीजों में ओवरऑल नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो बिजनेस, बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, जेंडर, ग्लोबल, ये बहुत सारी चीजों को संभालने के लिए इनडायरेक्टली नेचर की तरफ बढ़ रहा होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें कि मतलब सिर्फ देखो कितना कॉमन सी बात है कि आज मैं हमारे नेचर को, नेचुरल रिसोर्सेज को संभाल लूंगा तो सारे लिंकेजेस कनेक्ट हो जाएंगे। वेदर आप क्लाइमेट चेंज की बात कर लो, इकोसिस्टम मैनेजमेंट की बात करो, एनवायरमेंटल लॉ की बात कर लो, गवर्नेंस, राइट, साइंस, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड हेरिटेज, प्रोटेक्टेड एरिया, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, वाटर स्पीशीज, मरीन, पोलर रीजन, फॉरेस्ट, सब हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई आईयूसीएन मेन ये वाली कहानी पे चल रहा है, और अभी तो शुरू किया मैंने, तो रुको धीरे धीरे सब ऐसे सब सामने आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या मोटो मींस, अब भैया मोटो मींस नहीं समझ पाए तो मैं क्या करूं, मतलब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं कि आप करते क्या हो, ऑब्जेक्टिव क्या है, जी हाँ शेर द टाइगर, तो वैसे उद्देश्य क्या है इनका, करना क्या चाह रहे हैं, जी हाँ मेहनत द नींद, ऐसे ना मतलब कि मेहनत करते समय क्या नींद आ रही है, मकसद क्या है, करना क्या चाहते हैं, भूर भूर सिंह द बारह सिंगा। खैर सो आईयूसीएन की कहानी बेसिक हमें थोड़ी सी याद होगी, 1948 मेरे हिसाब से आपके शरीर में चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। हाँ ये पढ़ लो, पूछ लो, अभी आप एकदम शुरू कर दो, इको साइड क्या होता है, ये आप कॉपी पेस्ट शुरू कर दें। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, विनम्र निवेदन है ऐसे छात्र छात्राओं से कि जब जो क्लास में आए हो पहले उस पर फोकस कर लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर की तरफ चीजों की तरफ जाओगे। खैर अब एक चीज मैं ये आपसे कह रहा था, इसमें एक आपने ये वाली कहानी तो कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आप मैं वापस आता हूँ अपने उस पे। मैंने इतने दावे के साथ कह दिया आप लोगों को, खुद सोचना कि सबसे पहले तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्नो लेपर्ड, और मैं कह रहा हूँ इसमें मैंने टैग लगा दिया व्यू का, अभी हम पढ़ेंगे टैगिंग किसकी क्या होती है, पर मैंने अभी आपको कह दिया यार इसकी 50% जनसंख्या पिछले 10 सालों में कम हो गई। कश्मीरी स्टैग को मैंने कह दिया यार इसका पिछले 10 सालों में जो है 90% जनसंख्या कम हो गई। अब आप सोचो क्या सिर्फ ये दो जीव जंतु हैं क्या भारत में? अब इमेजिन, नहीं बहुत सारे हैं। तो कौन कितना ज्यादा खतरे में है, किसकी ज्यादा वैल्यू है या किसका रोल ज्यादा है, सबसे पहले तो हमें उनका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा, उनकी गिनती करनी पड़ेगी, उन पर रिसर्च करना पड़ेगा, उनका पूरा टाइम पीरियड देखना पड़ेगा, उनकी जनरेशन पे काम करना पड़ेगा। तो ये एक यूनियन, एक संघ ऐसा नहीं है कि संघ बना के मीटिंग कर ली, समोसे खाए, चाय खाई और चाय चीनी शक्कर कम चले जाएगा बोल के। सर एक ऐसी संस्था है जो ओवरऑल पूरा जो डेटा है उसको एकत्र भी कर रही है, डेटा गैदरिंग का काम भी करना है, एनालिसिस भी करना है, रिसर्च भी करना है, फील्ड प्रोजेक्ट, एजुकेशन, सारी चीजें। अभी मैं किसी स्पीशीज को कह रहा हूं ना खतरे में, कैसे पता लगेगा? एक टाइगर आपके सामने से निकल जाएगा तो खतरे में है ये, अरे भाई एज अ होल इसकी प्रजाति खतरे में, पता कैसे लगेगा? तो कोई संस्था चाहिए ना, तो ये सिर्फ यूनियन समोसे वाला यूनियन नहीं है सर, समझिए बहुत बड़ा नेटवर्क है। मतलब नॉर्मल आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन में भी एज अ ऑब्जर्वर या एज ए पर्यवेक्षक की तरह से इसका रोल है सर। और इसके बाद में जब वर्ल्ड प्रकृति संरक्षण हेतु जब एक फंड बनाया गया था, और उसके बाद में जो कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है ये जब बनाया गया था, तो उसमें आईयूसीएन का भी बहुत बड़ा रोल था।
ठीक है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी जो हमारा पिलर 6 शुरू होगा ना एंड में क्लास 10 में, कोर्स 10 में, तब ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत सारे फंड हैं, उनको हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशंस को, तो इनको शुरू करने में इसका योगदान है। ऑफ कोर्स सही बात है, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब करने में कौन जाएगा, कौन गिनेगा इनको, कौन रिसर्च करेगा, पैसा लगेगा सर, पैसे के लिए फंड क्रिएट करना पड़ेगा, वो फंड क्रिएट करने के लिए संस्था बनानी पड़ेगी, तो वो फंड या जो संस्था को बनाने के लिए फिर किसका रोल सबसे ज्यादा रहेगा, ऑफ कोर्स यहाँ से जहाँ से चीजें शुरू हुई। मैं रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ, मेरे रेक्टेंगल्स पे ध्यान देना, यदि वो चीज आपको याद हो जाए तो आगे बढ़ जाना। सबसे पहली चीज 1948 बिल्कुल शरीर में चला जाए, डेटा गैदरिंग करना और एक्सेप्ट सारे काम आपके दिमाग में होना चाहिए। ये एक ऑब्जर्वर की तरह है, इसका यूएन में स्टेटस, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड फंड और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर के एस्टैब्लिशमेंट में आईयूसीएन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। पहली चीज, ये जितने रेक्टेंगल्स हैं सारी जगह नजर चलेगी सबकी, नजर जाना मतलब याद करना होता है, ऐसे नहीं मैं बाद में पढ़ लूंगा, अरे भैया 2 घंटे दे तो रहे हो अपने जीवन के, बाद में क्या होता है, यही करो सब, यही चाहिए मेरे को, सुन लिया, सीधे बैठ जाओ पहले तो, ऐसे हैं, कैसे ऐसे, ये दीवार है, ये चेयर है, ऐसे बैठे हैं, ऐसे टिक कर बैठे हैं, देख रहे हो, हाँ। तो अभी आपको सारी की जरूरत पड़ रही है पढ़ते समय, आप भविष्य में जिले का सहारा बनोगे, घर में तो ठीक है, जिले का छोटी बात नहीं करता मैं, कैसे काम बनेगा भैया, सांप बन जाओ आप तो जो है, तो सीधे बैठो जरा, सीधे बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। एक तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना अपने को, और ये थोड़ा सा 5 अक्टूबर भी कर लेना, यूनाइटेड फॉर लाइवलीहुड याद कर लेना, स्विट्जरलैंड भी चले जाना, ये सारी चीजों को याद रख लेना है, ठीक है। खैर यहाँ तक होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब संस्था बना दी, आपने फंड की व्यवस्था करा दी, पैसे वैसे रिसर्च शुरू हो गया, लेकिन आफ्टर ऑल सच क्या है, सारी कंट्रीज को कंजर्वेशन के नाम पे एक जगह लाकर खड़ा करना ये बहुत बड़ा टास्क था। इन्होंने क्या करा, एक कैटेगरी डिसाइड करी, पहले आप लोग देख लो, फिर क्या मेरा तो क्या पढ़ाता रहता हूं मैं पढ़ा, पहले आप लोग ये स्लाइड देख लो, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो यहाँ ध्यान होगा, पहले आप लोग देख लिया, टाइप वाइप करना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, वो भी कर लो पहले। अब मैं जो कहूँ वो ध्यान से सुनना। अब एक संस्था है जो पूरे वर्ल्ड को एक लॉजिक में बिठाना चाहिए, एक प्रॉपर सेगमेंट में बिठाना चाहिए, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऐसी कैटेगरीज बना दी कि देखो भाई, एक कैटेगरी बनाने से कंजर्वेशन होनी, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आप काम करिए। इन्होंने कैटेगरी 1 ऐसी बताई कि ऐसे क्षेत्र जहां कोई जा ही नहीं पा रहा है, एक ऐसे क्षेत्र जहां पे किसी के जाने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको सबसे रिस्ट्रिक्ट में स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व में रखो, कि मतलब यहाँ पे किसी की आवश्यकता ही नहीं है, आपकी जरूरत ही नहीं है, वो प्रकृति खुद वहां पे अपना काम कर रही है, नहीं है वहां जरूरत, ठीक है। तो एक तो ऐसी कैटेगरी कर दी। दूसरी कैटेगरी में इन्होंने नेशनल, ये अभी भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एज अ होल आईयूसीएन संस्था की बात कर रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। सारे देशों के सामने कैटेगरी रख दी और उन्होंने कहा जिसको जिस तरह से इसमें इंक्लूड करना है वो कर लीजिए आप। तो उदाहरण के तौर पे कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क रखा इन्होंने। नेशनल पार्क की कहानी ये थी कि एक ऐसी व्यवस्था हो जहां पे सरकार थोड़ा सा देख पाए, सरकार नियम बना पाए, अपने गवर्नेंस कर पाए, ध्यान दे पाए, और साथ में ओवरऑल प्लांट्स एंड एनिमल का संरक्षण हो सके, प्रॉपर रेगुलेशन के साथ, उसको कैटेगरी 2 में डाला। इसके ऊपर एक कैटेगरी थी, वो मतलब उसमें जरूरत नहीं है किसी की, मत जाओ, कोई नहीं, सब प्रकृति अपना खुद देख रही है, ठीक है। कैटेगरी 3 निकाली इन्होंने, नेचुरल मॉन्यूमेंट और फीचर। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एक ऐसी चीज जो मॉन्यूमेंट तो है, स्मारक है, लेकिन वो प्राकृतिक है, ईंटों से बनाई हुई नहीं, सीमेंट से बनाई हुई नहीं, जैसे कोई गुफा है, कोई क्लिफ है, कोई वाटरफॉल ऐसा है कि जो बिल्कुल मतलब एक यूनिकनेस को दिखाता है, नेचुरल चीज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक कैटेगरी इन्होंने बताई हैबिटेट स्पीशीज मैनेजमेंट एरिया, मतलब क्या कि कोई एक आवास है, प्रकृति का एक फॉरेस्ट है, खतरे में, उसका ध्यान रखना है आपको। देखो ना, हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, आवास, घर। आपका तो घर ऐसा है, लेकिन किसी और का भी आप घर जब देखोगे, किसी और का मतलब किसी भी स्पीशीज का, एलिफेंट, इनका सबका जब घर देखोगे, एक हैबिटेट देखोगे, आवास देखोगे, तो उसके बाद में जिसमें बोल रहा था ना, घड़ियाल का मुझे संरक्षण करना है, मुझे सोन का संरक्षण करना है, मुझे क्रोकोडाइल का संरक्षण करना है, मुझे तो डियर का कंजर्वेशन करना है, मुझे तो डांसिंग डियर का कंजर्वेशन करना है, तो स्पीशीज सेंट्रिक, प्रजाति से संबंधित प्रबंधन कोई क्षेत्र है तो उसकी कैटेगरी में डाला। कैटेगरी 5 इन्होंने बताई कि लैंडस्केप, सीस्केप एरिया। देखो स्केप वर्ड का मतलब होता है एक लार्ज एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें सारी चीजें, ठीक है, मैं भी और आगे बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद में एक कैटेगरी इन्होंने रखी प्रोटेक्टेड एरिया में सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि मतलब प्राकृतिक, प्रकृति की जरूरत भी है और उसके संसाधन को भी हमें यूज करना है, सस्टेनेबल यूज करना है। तो देखो अभी हमारे लिए ज्यादा ही काम करनी है, पर मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आईयूसीएन की कहानी थी, नेचर को कंजर्व करना था, सारी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाना था, तो इन्होंने ऐसी कैटेगरी डिवाइड कर दी कि आप अपने देश को देखो, आपके देश में क्या चीज की जरूरत है, उस चीज को आप इसमें से अप्लाई करो। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इतनी कैटेगरीज आप सबको फील करके देखो ना, सब में अलग अलग है, एक में कुछ भी किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, एक में सरकार आके सब चीज पे काम कर रही है, ध्यान दे रही है, एक में नेचुरल मॉन्यूमेंट की बात कर रहा है, एक में सिर्फ स्पीशीज, सिंगल स्पीशीज की बात कर रहा है, एक में बहुत बड़े क्षेत्र की बात कर रहा है कि ओवरऑल उसमें वहां पर रिसर्च भी हो सके, एजुकेशन भी हो सके, ट्राइब्स का भी ध्यान रखा जा सके, रिस्ट्रिक्शन भी हो, आसपास के क्षेत्रों पे भी फोकस कर सके, तो अलग अलग थॉट प्रोसेस पे काम कर रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ होने के बाद इन्होंने क्या कर दिया कि ये प्रोटेक्टेड एरिया वाले ऐसे बना लो, अब जिस देश को जो लगता है वो अपने हिसाब से बना ले। तो हमने क्या करा, हमने इसी कैटेगरी में से मेन कहानियों को निकाला, जैसे उदाहरण के तौर पे ध्यान से सुनना, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। जैसे देखो नेशनल पार्क, नेशनल पार्क अभी मैं आज आपको पिछले 2 दिनों से ये समझाते आ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हम हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने भारत में ऐसी क्षेत्रों में नहीं रखा है कि कोई की एक्सेसिबिलिटी ना हो, कुछ सरकार भी ना देख पाए, लगभग सब हमारे आसपास के क्षेत्रों में संरक्षण करना था, तो हमने हमारे इंडिया में नेशनल पार्क को एक सबसे बेहतर स्थिति माना, इसलिए हमने इसको कैटेगरी 2 इसलिए लिखा है यहाँ पर मैंने कि आईयूसीएन के हिसाब से किस कैटेगरी में आता है आपके देश में नेशनल पार्क, वो ये कैट 2 लिखा है। अब समझ आई मेरी बात। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि आपने नेशनल पार्क तो कर दिया, लेकिन आईयूसीएन के हिसाब से, उनके लिस्ट के हिसाब से कहाँ आता है, तो कैटेगरी 2 है। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। कैटेगरी 1 जो है इन्होंने 2 रखी हुई है। अब 2 का मतलब ये है कि सबसे अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जितना कैटेगरी बढ़ाओगे उतना रिस्ट्रिक्शन कम होता जा रहा है। सुनना मेरी बात ध्यान से, जितना नीचे बढ़ाओगे 1 2 3 4 5 6 की तरफ जितना जाओगे उतना रिस्ट्रिक्शन कम हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन कम हो रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कैटेगरी 1 में है, या तो प्रकृति की बात करो या वाइल्डनेस एरिया का, मतलब जहां पे जीव जंतु ज्यादा रह रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी इंटरफेरेंस करे, प्रकृति को अपने आप पे छोड़। कोई मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो कभी वर्ल्ड मैप आप देखना, रशिया को इमेजिन किया आपने, रशिया, रशिया कितना बड़ा है कभी देखना मैप में, ठीक है। रशिया के जो नॉर्थ के एरिया है, साइबेरिया वगैरह के रीजन है, इंसान जा नहीं पा रहा है सर, वहाँ इतनी ठंड है, ठीक है। वो प्रकृति के ऊपर बहुत टेम्परेचर, बहुत नॉर्थ अमेरिका में कभी आप जाइए, कनाडा का नॉर्दर्न पोर्शन, नहीं जा पा रहे हम लोग, ऐसी एक्सेसिबिलिटी नहीं, इतना ठंडा है सर, तो उसमें वहां जाके नेशनल पार्क घोषित करके करोगे क्या, कुछ चीजें प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए आप। तो ये उस सेंस की तरफ ले जा रहा है, समझ आ गई बात, कि जहां हम भी एक स्पीशीज ही है, तो जहां आप अपने रेगुलेशन लगा सको, अपने लेजिस्लेशन बना सको, अपने लॉ बना सको, वो आप कैटेगरी 2 की तरफ ले जाओ, 3 की तरफ, 4 की तरफ, 5 की तरफ, कुछ चीजें प्रकृति के लिए छोड़ दीजिए। जी हां, तो और उधर वैसे भी फ्लोरा फौना कम ऑफ कोर्स मिलेगा, तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कैटेगरी 1 के जो ज्यादातर एग्जांपल्स आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिल जाते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। रशिया उधर नॉर्वे स्वीडन की तरफ और नॉर्थ में आप जा सकते, मतलब जितना हायर लैटिट्यूड वहां देखने को मिलता है, जहां पर हम चाहते हैं कि प्रकृति खुद ही अपने आप को सस्टेन बना रखे, हमारी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कैटेगरी 2 3 4 5 की तरफ आते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं कि कंट्रीज के रूल्स रेगुलेशंस में अप्लाई हो सकते हैं। नाम से समझ आ रहा है, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब समझ लें। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कल को कोई आपसे पूछे कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 5 में रिस्ट्रिक्शन किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो क्या बोलोगे?
तो जोन 2 में ज्यादा रहेगा और 5 में कंपैरेटिव कम होगा। तो ये लिस्ट क्या है, एक आईयूसीएन दुनिया के को दे रहा है। अब इसमें जिसको जो कंसीडरेशन लेना है, जिसमें जो रखना है वो रखें। कैसे, जैसे हमने इंडिया में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नेशनल पार्क को बोला है ना, तो उसको कैटेगरी किसमें रखेंगे, हम 2 में रखेंगे। फिर हम लोग किसमें आ गए, हमने नेक्स्ट चीज क्या बनाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी मैं पिछले 10-15 मिनट से एक ही बात करता रहा हूं, जब किसी एक स्पीशीज की बात करनी हो, सिंगल स्पीशीज की बात करनी है, देखो ना स्पीशीज मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिकली किस कैटेगरी में रखा है, कैटेगरी 4 में रखा है। ठीक है, अब इसके बाद में आप खुद बताइए मुझे, लॉजिक लगाना, कोई जल्दबाजी नहीं है। कम्युनिटी रिजर्व कौन संभाल रहा है, समुदाय संभाल रहा है, हम लोग संभाल रहे हैं, और हम ही नहीं जा पाएंगे वहां। सोचो आराम से, हम नहीं जा पाएंगे क्या वहां, बिल्कुल जा पाएंगे सर। तो जा पाएंगे तो इसका मतलब क्या, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है कि कम है, रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया, ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन कम हो गया। रिस्ट्रिक्शन कम हो गया तो मुझे कहां आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा कि हम वहां जा भी रहे हैं। अब मान लीजिए कोई पवित्र स्थान है, आम का पेड़ लगा हुआ है भाई, इसका कंजर्वेशन हम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जामुन लगा हुआ है, सब कर रहे हैं कंजर्वेशन, लेकिन जब उसका यूज होगा, उसके फल को खाने की बात होगी तो गिर पड़ेंगे सब जाके। एक एकदम बेसिक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं कि जो नेचुरल रिसोर्स है उसको यूज करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा। ये थोड़ी पेड़ काट के घर ले गए, लड़ लिया वहां जामुन के पीछे, जामुन का घर तोड़ के घर ले गए, रिस्ट्रिक्शन कम कर दिया। तो अब आप खुद समझ जाओगे कि इसलिए हमने इसको कैटेगरी किसमें रखा है, कैटेगरी कम्युनिटी की बात करें तो ऑटोमेटिकली कैटेगरी 6 में आ जाओगे। लेकिन कंजर्वेशन रिजर्व ये फिर सरकार की तरफ आ गया, ये आप नहीं देख रहे हो, सरकार देख रही है इसको। कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब कोई नेशनल पार्क है, कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, इसको आप कंजर्व तो कर ही रहे हो कैटेगरी 2 के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके आसपास का क्षेत्र कौन देखेगा, इसके आसपास के क्षेत्र को भी तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो आज बाहर का क्षेत्र नहीं किया तो खतरा सीधा अंदर नेशनल पार्क में हो जाएगा। तो जो बफर एरियाज है, तो उसके लिए हमने क्या करा, कैटेगरी 5 रखा। खुद भी सोचो ना, कम्युनिटी के कंपैरिजन में थोड़ा तो रिस्ट्रिक्शन होगा, सरकार काम करे, ऐसे आप खुले पेड़ नहीं काट सकते सर, आप समझिए। तो उसको हमने किसमें रखा, कैटेगरी 5 में रखा। ऐसे ही जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे चैप्टर आएगा, सिर्फ आप एक शब्द समझ लो, कुछ मत समझो। नेचर और हमारा जहां एक हम रिलेशनशिप बात कर रहे हैं ह्यूमंस का, उसको बहुत बड़ा क्षेत्र होता है बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसके लिए हम लोग ऑफ कोर्स कैटेगरी 5 की तरफ है। सो ध्यान रखना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कहां होगा, तो नेशनल पार्क में होगा। तो नेशनल पार्क के अकॉर्डिंग यदि हम आईयूसीएन के हिसाब से देखें, एक ग्लोबल लेवल के हिसाब से देखें, तो हमने डायरेक्ट कौन सी कैटेगरी में इसको रखा, कैटेगरी 2 में। तीसरे पे हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ज्यादा ऐसे कोई मॉन्यूमेंट्स की तरफ हम इसको संरक्षण में नहीं आ रहे हैं, जितने जो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अब रिस्ट्रिक्शन कम स्पीशीज पे जब हम बात कर रहे हैं तो हमें फिर क्या आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, वो आईयूसीएन में आप लोग देखोगे तो स्पीशीज सेंट्रिक बात करेगा तो वो क्या हो गया, कैटेगरी 4 हो गया। मैं आपको कह रहा हूं कई बार न्यूज़पेपर में, स्टेटमेंट में, टेस्ट सीरीज में ये ऐसे निकल जाता है, हमें समझ नहीं बैठती ये कैट 2 कैट 3 कैटेगरी 4 क्या कहना चाह रहा है। तो कैटेगरी 4 आज अपने को समझ आएगा कि भाई आईयूसीएन के रिकॉर्ड के हिसाब से रखा है। तीसरी स्थिति में हम लोग आएंगे, हमें बायोस्फीयर रिजर्व को बनाना है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात। तो बायोस्फीयर रिजर्व में ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कैटेगरी 5 रखेंगे, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है लेकिन कम रखेंगे, इनकी अपेक्षा कम है, ठीक है। उसके बाद में कंजर्वेशन रिजर्व भी आप देखोगे तो कैटेगरी 5 में आएंगे, और साथ में फिर हम कम्युनिटी, आफ्टर ऑल हम लोग जा ही पा रहे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहां, तो कैटेगरी 6 में। और इसी के हिसाब से एक क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपसे, कल को आपसे बोले ए बी सी, ठीक है, एक क्वेश्चन है ए बी सी, ए में लिखा है बायोस्फीयर रिजर्व, बी में लिखा हुआ है नेशनल पार्क, और सी में लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है और किसमें कम है, बताइए। तो मैं कहूंगा नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, बायोस्फीयर रिजर्व से, ठीक है, और कंजर्वेशन रिजर्व इसी कैटेगरी का है, और फिर आएगा अपना कम्युनिटी रिजर्व। प्लीज नोट डाउन कर लेना, बहुत काम की चीज लिखवा रहा हूं मैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन किसके हिसाब से आ रहा है, कैटेगरी के लॉजिक समझ आ गया आपको। भैया क्लास में ना ध्यान देना पड़ेगा, आप सोचो ना कि थोड़ी देर में बैठा हूं, थोड़ी देर के लिए छोड़ पकड़ कर रहे हैं, वो वाया नहीं होता, प्रभु भी आ जाएंगे ना तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके सामने एक तरह से एक खाने की थाली परोस दी गई है, और उसमें आपको ये छूट दे दी गई है कि आपको जो लगे वो खाओ, बट इस हिसाब से आप कैटेगराइज कर लो। तो वैसे कुछ है कि आईयूसीएन ने कैटेगरीज बना दी, और फिर हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आपको जिस तरह से इसमें चीजों को अपनाना हो। तो हमने नेशनल कैटेगरी 2 अपना लिया नेशनल पार्क, कैटेगरी 4 इंडिया में हम लोगों ने देख लिया जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कैटेगरी 5 में हमने बायोस्फीयर रिजर्व और कंजर्वेशन कंजर्वेशन रिजर्व, और कैटेगरी इसमें हम लोगों ने कम्युनिटी रिजर्व बना लिया, ठीक है। लॉजिकली देखोगे तो आपको सीक्वेंस समझ आ जाएगा कि भाई नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है और इसमें कम है, और ये सारी चीजें, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, टेक योर टाइम, आधा मिनट लीजिए, याद करना है इसको, याद करना है इसको, इसको याद चाहिए मुझे। सर कंजर्वेशन रिजर्व तो कॉरिडोर होगा, फिर कैटेगरी, तो मतलब लोग भी ना जा पाए, रोड वगैरह ना बन पाए, समझिए ना लॉजिक लगाइए आप। तो यदि मैं बफर एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा तो मतलब लोग एग्रीकल्चर वगैरह फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे तो कैसे होगा काम, यदि इनके उसमें रख दूंगा तो मैं। फिर नेशनल पार्क, फिर आप अगला सवाल पूछो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड बफर क्षेत्र, फिर क्या करूंगा मैं, सोचिए आप, डिफरेंस तो चाहिए ना सर। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला बुद्धि लगाओ आराम से, जामुन का पेड़ है, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आप यदि यूज कर पा रहे हो, यूज करने की बात कर रहा है वो, पहले वाले को तो देखो जाने भी नहीं दे रहा है, नीचे यूज करने की बात, यूज कौन करेगा, कम्युनिटी, हमने निचले स्तर पर रख दिया। आई बात समझ में, थोड़ा टाइम लगेगा शुरू शुरू में जब चैप्टर शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे चीजें बहुत आराम से समझ आ जाएगी। चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग बिना कोई देरी के। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये नेशनल पार्क है, कोई बहाना नहीं चलेगा, भले देख के लगाना लेकिन सही लगाना। बायोस्फीयर रिजर्व है और कम्युनिटी रिजर्व है, फील करना शब्दों को, कोई भी मीडियम क्यों। समुदाय की बात कर रहा हूँ, जैव मंडल की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूँ, और वन्य जीव अभयारण्य की बात कर रहा हूँ। रटना मत, सुनना ध्यान से सुनना, अरे क्वेश्चन तो पूछ लेने दो, बीएससी कर रहे हो, कमेंट में आंसर मत देना। इसमें आईयूसीएन के हिसाब से कैटेगरी 6, कैटेगरी 6 किसको रखोगे, आईयूसीएन के हिसाब से कैटेगरी 6 किसमें जाएगी, वेरी गुड। और ये बाकी क्या कर रहे हो, दही बड़े ना खाएं और ना बने, जल्दबाजी ना करें। अरे भाई वो कह रहा है कैटेगरी 6, बुद्धि लगाओ, कैटेगरी 6 नीचे है, रिस्ट्रिक्शन सबसे कम है, हैप्पी बर्थडे। कैटेगरी 2 किसमें ले जाओगे, कैटेगरी 2 किसमें लेकर जाओगे, हर जगह ले जाऊंगा। ये देखो बुद्धिजीवियों, कैटेगरी 1 में तो किसी को नहीं जाने दे रहा है वो, कैटेगरी 1 में किसी को नहीं जाने दे रहा है, तो 2 में ऑटोमेटिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ले आओगे आप, बुद्धि लगाओ, जल्दबाजी मत करो। और अब मेरा कहा मैं पूछा देखो आप दोबारा, आईयूसीएन की कैटेगरी 2 किसको दर्शाती है, आईयूसीएन की कैटेगरी 2 किसको दर्शाती है, आईयूसीएन की कैटेगरी 5, जल्दबाजी नहीं, रुको सोचो, 5 पे आ चुके हो, 6 भी नहीं है, 5 है, लैंडस्केप बड़ा क्षेत्र, वेरी गुड। कैटेगरी 4 कुछ है क्या, कैटेगरी 4 के बड़े करीब, कैटेगरी 4 के कोई करीब है, सारे लगा दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। कैटेगरी 4 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बह गए थे आधे लास्ट में,
कैटेगरी 4। खैर आपको इन पोलिंग से ना आपकी सच्चाई समझ जाती है। बैठा तो हूँ क्लास में, लेकिन ध्यान मेरा कहीं और है, और है, और है। जी हाँ, कहीं और है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कहानी में जो है बड़ा बदलाव आने वाला है, और थोड़ा ध्यान से सुनना, मतलब आनंद आएगा। रटी लेना मैं तो कह रहा हूँ, शरीर में चला जाए। हमारे यहाँ भारत में 4 कैटेगरीज हम लोग अपनाते हैं। पर सर आप तो 5 पढ़ा रहे थे, बायोस्फीयर भी पढ़ा रहे थे। नहीं सर, वो अभी पढ़ा जरूर रहा था मैं, लेकिन इन 4 को हमने हमारे प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के उससे आया है। ध्यान रखना कि हमने भारत में, देखो यार देखो, कहानी आयुसीएन ने तो कैटेगरी बना दी थी ना, पर हमें पता है कि भारत में किसी चीज़ को अप्लाई कराना है लीगल तरीके से, तो एक्ट के थ्रू लाना पड़ेगा, है ना? एक प्रॉपर प्रावधान तो बनाना पड़ेगा, लीगल प्रोविजन लाना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना दी। मेरी बात ध्यान से सुनना, कल को एग्जाम में पूछे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व, कुछ भी आया है, कोई भी मसला आया है, किस एक्ट के तहत आया है? अभी तो मजा आ रहा है मुझे, सारी बातें समझ आ रही है, लेकिन यदि आपके सामने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ जाए, हैप्पी बर्थडे, उसको भी लगा दूंगा मैं। मत लगाना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ जाएगा। दोनों साथ में जब दिखते हैं ना, और फिर धीरे से फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। जी हाँ, और कुछ और है, डायमंड्स, बात ही नहीं करते नीचे। वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट हो गया मुझे। तो कहीं से कहीं के तार ना जोड़ें, बहुत सिंपल रखें कि हमारे, तो सर फिर बचा के बायोस्फीयर रिजर्व को किसमें रखेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को का कांसेप्ट है, यूनेस्को का, ठीक है? तो ये अपन अलग पढ़ेंगे, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है पहली चीज। तो कौन सा एक्ट समझ आ गई बात? यहाँ तक क्लियर हुई बात? वेरी गुड। लेकिन अभी मैं फिर और ऐड करना चाहूंगा, प्लीज नोट डाउन करना सब लोग। सब कुछ ठीक है, सारी चीजें थी, लेकिन ध्यान रखना कि जो कंजर्वेशन रिजर्व है और कम्युनिटी रिजर्व है, आखिरी वाले दो याद करो, याद करो, कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6। ये पहले से नहीं थे इस एक्ट में, 1972 से नहीं थे, ये 2002 के आसपास जुड़े, अमेंडमेंट हुआ है उस एक्ट में, ठीक? तो बढ़िया, क्या गजब का क्वेश्चन बन सकता है कि अरे पहले से ही थे क्या ये? नहीं, ये बाद में ऐड हुए हैं। कौन बाद में ऐड हुआ है? कौन बाद में ऐड हुआ है? हाँ, कैटेगरी 5 और 6 बाद में बोलना, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व बोलिए। किसमें ऐड हुआ है? एनवायरमेंटल एक्ट में, एनवायरमेंटल। अरे सर जी, कैसे बात कर रहे हैं आप? नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो फिर शुरू से कौन था? शुरू से कौन था? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी। समझ आई बात? बहुत बढ़िया। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो शुरू से थे, फिर देखा कि यार कम्युनिटी का भी रोल बढ़ रहा है, तो कम्युनिटी को भी इसमें रखो। फिर देखा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के जो क्षेत्र है, बफर एरिया है, जो कनेक्टर्स हैं, जो माइग्रेशन को, यहाँ एक नेशनल पार्क है, यहाँ एक नेशनल पार्क है, दोनों नेशनल पार्क के बीच में से आपस में हाथी, हाथी पता ना, एलिफेंट जा रहे हैं, उनके रास्ता है। अब आप कभी कोशिश करोगे कि यहाँ से आपने माइनिंग शुरू कर दी, कोशिश करोगे माइनिंग कर दोगे क्या? लोहे की खदानें शुरू कर दी, लोहा निकालने लगे, नहीं नहीं निकालो ना, निकालो। फिर आप ऐसा कैसी बातें कर रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं निकालोगे? तो आप ही कहोगे सर इन दोनों के नेशनल पार्क की कनेक्टिविटी टूट जाएगी, कॉरिडोर है सर, एलिफेंट का रास्ता है सर, तो क्या इसको कंजर्व नहीं करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा। आप करोगे, कर पाओगे? नहीं सर मैं तो नहीं कर पाऊँ। सरकार करेगी? हाँ सरकार से कह दो, कर लाओ एक्ट में लाओ, 2002 में लिया, कंजर्वेशन रिजर्व बनाया, कंजर्वेशन रिजर्व। अब समझ आया कंजर्वेशन रिजर्व की कहानी? तो इस चीज को जो है थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, भूलना नहीं है। तो कंजर्वेशन रिजर्व कितनी, आप खुद सोचिए कितनी, देखो जैसे एग्जांपल था भाई, 1-2 साल पहले की कहानी, तिलाई कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया, डिक्लेयर किया गया। क्यों सर? हुआ क्या था, एक मदेही सेंचुरी गोवा में है, एक भीमगढ़ कर्नाटक में, समझना है ना? एक गोवा में है और एक कर्नाटक के बीच में एलिफेंट या कोई जीव जंतु जा रहे हैं, तो उनका घर आप मतलब रास्ता कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो? आप कितना ही अच्छा घर बना लो, कितना ही आप दूसरे शहरों पर, रास्ता सही नहीं होगा तो आपको कभी जाने का मन नहीं करेगा। सेम कहानी भाई। तो ये कनेक्टर्स जो माइग्रेटर्स होते हैं, जो कॉरिडोर्स होते हैं, उनको संभालने वाले जो क्षेत्र होते हैं, उनको हम कहते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। अब समझ आ गया? खुद सोचिए ना, बेचारा बीच में हाथी, अभी उड़ीसा में बहुत कॉमनली देखा जाता है, माइनिंग होती रहती है, अभी कहां से जाएगा? रोड हाईवे बना दिया, लोग निकल रहे हैं वहां से, उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो कौन से एक्ट में जोड़ा गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जोड़ा गया। लेकिन अमेंडमेंट कब हुआ? इन दो के लिए अमेंडमेंट कब हुआ भाई साहब? होप मैं इतना आराम से आपको पढ़ा पा रहा हूं कि आप लिख भी पा रहे हैं साथ में, ठीक है? चलेगा भैया? हाँ, इतनी कोई तेज गति से नहीं चलेंगे, मान ही नहीं रहे हैं, तो मान ही नहीं रहे, ठीक है? कल को अपने से नॉर्मल बात करें, नॉर्मल बात करें कि नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शन कम होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, कैसी बातें करते हैं आप? नहीं, ज्यादा रहेगा ना? तो कल भी मैं बता रहा था कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बना है, बट किसी नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं किया सकता, मतलब डाउनग्रेड नहीं कर सकते, अपग्रेड कर सकते हैं, ये भी कहीं बना लेना, काम की चीज बता रहा हूं मैं। खुद सोचो ना कि कैटेगरी 2 की तरफ ले जाया जा सकता है, कैटेगरी 4 नीचे कैसे कैसे लाओगे आप? तो गड़बड़ है। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ जहरीले तत्व तथ्य फॉर स्टेट पीसीएस, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट रहा है। आज इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? रामगंगा। ये मैं पढ़ा दूंगा आगे मैप में, ये उत्तराखंड में मिलता है, जिसे नहीं पता नोट डाउन कर लेना। जिम कॉर्बेट जो कि पहले हेले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, उत्तराखंड में, ठीक है? और सर आप एक बात बताइए, तो नेशनल पार्क तो मेरा एक हॉस्टल जैसा हो गया ना सर, हॉस्टल जैसा, हॉस्टल, हॉस्टल में क्या मतलब कितने उम्मीद से लोग छोड़ते हैं हॉस्टल में कि मेरा बेटा बेटी पढ़ ले वहाँ बोले। तो वो हॉस्टल में आप एक व्यक्ति बहुत हमेशा रहता है जो पूरा मैनेज करता है, कौन होता है? मैनेज जो करता है, जी हाँ, जो ताला लगाता है घर में, दरवाजा, वार्डन। तो अपने लिए ये भी जीव जंतु भाई, इनका हॉस्टल है ये नेशनल पार्क, कौन देखेगा सर? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। उसके पास अथॉरिटी है सर किस चीज की, कंट्रोल करने की, मैनेज करने की, मेंटेन करने की। लेकिन आप सोचो कि मैं वो वार्डन हॉस्टल खरीद ले, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। दीवारें खोल के नहीं, दीवारें लगा दी उसने, दरवाजे नहीं लगवा दिए, ये वार्डन वार्डन काम नहीं भाई साहब। उसके लिए फिर चाहिए अपने को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, बोर्ड बनेगा फिर वो, जिसका हॉस्टल है मालिक जो है कौन है? चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑफ कोर्स कहां से आएगा ये? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से आएगा। लॉजिक सोचो, जो जिससे कहानी आई है उसी से सब कुछ निकलेगी। कितनी बढ़िया कहानी। हालांकि सिर्फ पीएम साहब नहीं होते, और भी मेंबर्स होते हैं, बट ठीक है, मतलब मालिक तो मालिक है भाई। देखो कितनी कनेक्टिविटी बेसिक, इट्स लाइक एन हॉस्टल, एक हॉस्टल की तरह भाई साहब। कौन ध्यान रखेगा? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। वो क्या करेगा? कंट्रोल मैनेज मेंटेन करेगा। लेकिन आप सोचो कि दीवारें खोल दें, दो रूम को जोड़ दें, ये दो अच्छे दोस्त हैं तो इनको एक काम करो, इनकी दीवारें तोड़ दो, इनको मिला दो, इनके बेड को इकट्ठा कर दो। ये काम वार्डन तो भैया थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ज्यादा। इसके लिए फिर क्या है? मालिक को लाना पड़ेगा। मालिक कौन है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बोर्ड रहेगा भाई साहब, वन्यजीवों वाला बोर्ड। किस एक्ट से आएगा? गलती करोगे पानी वाला एक्ट बनाओगे, पोल्यूशन वाला एक्ट बनाओगे, एयर पोल्यूशन वाला एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कैसी बात कर रहे हो? जिससे आ रहा है उसी से रिलेटेड, चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट मत कर देना भैया, अभी फिलहाल प्राइम मिनिस्टर की और अन्य इसके मेंबर्स हैं। होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई। इसका मतलब एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी, नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन द नेशनल पार्क कैन बी डन विदाउट अप्रूवल ऑफ वार्डन। कर वही वार्डन लेकिन पहले अप्रूवल के साथ मालिक का। दीवार तोड़ू कि नहीं तोड़ू,
यदि बाउंड्रीज बनानी है, अल्टर करना है, कुछ भी करना है, तो इस चीज को आपको जो है थोड़ा लास्ट नहीं समझ आया बेटा, ब्रैकेट में लिखो, लास्ट समझ नहीं आया क्योंकि मेरा ध्यान चला गया था, क्योंकि जिस दिन आप ध्यान से पढ़ोगे उस दिन आपको हंसी आएगी। लो बताओ, ये भी नहीं समझ प्रॉपर सही लिखा करो मेरे कमेंट सेक्शन में कि सर समझ नहीं आया, मेरा ध्यान नहीं था। वो 1 डेढ़ मिनट ना मैं थोड़ा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में खिचड़ी के बारे में सोचा कब मिले। जी हाँ, चलो ठीक है, होप यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपके नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स आप बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, उसमें आपने कम से कम 2002 अमेंडमेंट को तो मेंशन किया ही होगा। क्यों किया है? क्योंकि आपने दो चीजों को ऐड किया, कंजर्वेशन रिजर्व को, कम्युनिटी समुदाय रिजर्व को, संरक्षण रिजर्व को ऐड किया। ठीक है, अभी आपने अपनी कॉपी में पहला नेशनल पार्क लिख लिया हो, जिसे नहीं पता हो, वो डायग्राम भी बना दिया होगा, कैटेगरी किस मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बन सकता है, नेशनल पार्क से ये नहीं जा सकता, ये भी बना दिया होगा आपने। कौन सब कुछ कंट्रोल मैनेज कर रहा है, कौन संभाल रहा है, सारी चीजें व्यवस्थाएं देख रहा है, बॉर्डर। लेकिन यदि किसी भी बाउंड्रीज को अल्टर करना है, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में बदलाव लाना है, तो फिर किसका अप्रूवल लगेगा? वन्य जीव बोर्ड का। ठीक है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का, नेशनल बोर्ड का। ये कहां से आया? उसी एक्ट से आया, प्रोटेक्शन एक्ट। कौन इसको देख रहा है? कौन? चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर और अन्य 47 मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, मतलब टोटल 47। उसमें आप फिर सब कुछ रहेगा, लेकिन इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा, ये लगे तो पड़ जाएगा, तो ठीक है, इतना काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे टेबल बता रहा हूँ, रटने को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी, ये यूपीएससी ले लो चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस ले लो, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मिल सकते हैं। क्या कि हमारे भारत में नेशनल पार्क है, हाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाँ है, सब है, सब कुछ है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है ना वो कि भारत में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क 15% से ज्यादा है। लाइन से लग जाना, सीधे खड़े हो जाना, शाम तक खड़े रहना धूप में। जी हाँ, बर्फ के ऊपर पैर रखवा दिए, शाम तक खड़े हो जाओ, फील करो उस गलती को, याद रखो कि नहीं 5-5.5% के आसपास कंजर्वेशन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है हमारा। बस रटो मत, पर एक आइडिया तो रखो कि कितना कंजर्वेशन। फिर उसमें भी ज्यादा किसका रहेगा? ऑफ कोर्स हम कहेंगे हमें लगेगा और नेशनल पार्क नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत होती है, बहुत गिनती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बट ठीक है, ये क्वेश्चन कम आएगा, लेकिन ये ज्यादा आएगा कि 1-1.5% के आसपास नेशनल पार्क है। तो खुद भी सोचिए ना, एक एग्जांपल लेता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया लेट्स अज्यूम कि दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ एक नेशनल पार्क है, यहाँ इसका मतलब पूरी कवर हो गया, 1% से भी कम, 1% के आसपास कवर, 1% में तो रहते हैं, उसी के संरक्षण में करना है। ठीक है, तो उस टेबल से आपने क्या सीखा? इसे लगभग नेशनल पार्क 1.3 के आसपास है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का परसेंटेज ज्यादा है, और ओवरऑल प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क 5-5.5%। ये बात ध्यान। अब बोला ऐसा क्यों, इतना क्यों कर रहे हैं? फिर वही दिक्कत है कि जहाँ हाथी नहीं है, जहाँ स्पीशीज नहीं है, वहाँ भी करूँ मैं कंजर्वेशन, लोगों को घर से बाहर निकलने, और इतने बड़े क्षेत्र को ध्यान में रखते हो, जो काम की जगह उस पर फोकस नहीं कर पाऊँ। हो गया। ठीक है, यहाँ तक वो कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, बहुत बढ़िया। ऐसे नेशनल पार्क के साथ कभी-कभी वो धोखा करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना, तो एक स्टेट पीसीएस का ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये मैं पढ़ाऊंगा आपको है ना, आगे मैप में होगा, लेकिन अभी आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी नियर चेन्नई इन तमिलनाडु, ये ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी है, मतलब ये ओल्डेस्ट सेंचुरी की तरफ जाते हैं स्पीशीज, ये थोड़ा सा ध्यान, बहुत पुरानी है मतलब ये वेदांतंगल, इसको पढ़ लीजिएगा ना, ये आगे आएगा। वेदांतंगल तो नॉर्मली आप देखोगे, मैं इसको मैप से करा दूंगा। नेशनल पार्क में किस नाम याद रखना था? अरे जिम कॉर्बेट मत करना, वो फिर नहीं दिखेगा। हाँ, फिर बोले मेरे को तो दिखा नहीं, सर ने पढ़ाया नहीं। बिल्कुल, चलो ये इसका ना ईयर 1936 याद रखना है ना, ये थोड़ी गलती है, 1936 याद, ईयर की जरूरत है भी नहीं, पर ठीक है 1936 याद, ज्यादा इतिहास में चला गया। खैर, तो ये तो हो गई कहानी। अब देखो, आप अपने फ्लो को समझना, अननेसेसरी कंफ्यूज मत होना। हमने क्या बोला कि हमने अलग-अलग व्यवस्थाएं निकाली प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की, लेकिन ये हमें सपना नहीं आया था, सारे देश अपनाते हैं ये चीज, लेकिन ये किस आइडिया में किस हिसाब से चल रही थी? आईयूसीएन के हिसाब से चल रही थी। ठीक है, आईयूसीएन ने अलग-अलग कैटेगरीज बना दी थी, उस कैटेगरी के हिसाब से हमने नेटवर्क बना दिया। हमने क्या करा? कैटेगरी 2 पे ज्यादा ध्यान दिया, हमने कैटेगरी 4 पे काम किया, कैटेगरी 5 पे काम किया, कैटेगरी 6 पे काम किया। ठीक है, जितना आप नीचे आओगे उतना रिस्ट्रिक्शन लेवल कम होता जा रहा है। ऊपर नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, फिर हमने यहाँ पर देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है और कंजर्वेशन रिजर्व भी है, और यहाँ पे कम्युनिटी वाला लास्ट में आएगा। ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है, मैं आपको तरीके से सिखा रहा हूँ याद रखने की कम्युनिटी आप आई मतलब क्या रिस्ट्रिक्शन है ऐसे। ठीक है, इसका ईयर आईयूसीएन का फटाफट जल्दी से, खाली मत बैठो, आईयूसीएन का ईयर बताओ। 1948, अच्छी बात है, डेट बता दो, आने वाली है 5 अक्टूबर। उसके बाद में दो संस्थाओं को शुरू करने में भी इसका योगदान था, फंड था क्या मुझे? फंड फॉर नेचर, और इसके बाद में जल्दी खाली नहीं बैठना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और मॉनिटरिंग सेंटर। ठीक है, मॉनिटरिंग करा लिया आपने। दूसरी बात, भारत में किस एक्ट के तहत सब चीज चल रही है? प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लेकिन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को छोड़ दें तो जो बचा हुआ है कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, ये कब आए? 2002 में। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किस संस्था के तहत चल रहा है? यूनेस्को। यूनेस्को को हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे और आगे पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इसकी देखभाल वगैरह सब कौन कर रहा है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। लेकिन यदि बाउंड्रीज अल्टर करनी हो तब क्या होगा? क्या होगा? बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। किस एक्ट के तहत आया ये? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। बहुत बढ़िया, और साथ में चेयर्ड बाय पीएम। पीएम साहब अकेले रहेंगे? नहीं, पहला नेशनल पार्क, पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ओवरऑल प्रोटेक्टेड एरिया का कवरेज कितना है परसेंटेज इंडिया में? 5 मत लिखो, 5.5 तो लिखो, 5.59। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से ज्यादा कौन है काउंटिंग में, परसेंटेज में? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज्यादा है, बट रिस्ट्रिक्शन किसमें ज्यादा है? नेशनल पार्क में। अरे तुम आओ तो क्लास में, शरीर के अंदर ब्लड में मैं अंदर पहुंचा दूंगा एनवायरमेंट को, सही बता रहा हूं मैं, पर आना पड़ेगा क्लास में, रोज आना पड़ेगा, प्रैक्टिस कराना है, पर्यावरण निकला तुम 2-3 दिन रुको, राष्ट्रीय उद्यान निकल रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको, आना पड़ेगा। लेकिन क्लास में आप सोचिए क्या पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, कल करो सर आगे पढ़ाइए, अरे सर ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा सर, टाइम लगेगा, सब होगा यार। चलो ठीक है, अब इन्होंने ना सब कुछ समझा दिया, बढ़िया व्यवस्था करा दी, सारी चीजें थी, लेकिन अभी भी हमारा मेन काम रह गया था कि नेशनल पार्क आप बना तो रहे हो, पर किस आधार पर बना, हर जगह थोड़ी बना दोगे। कोई तो हमें चाहिए ना जो ये सब स्पीशीज की जानकारी दे पाए। जैसे अभी कितने घमंड हमने, अरे ये मस्क डियर इंडेंजर्ड है, खतरे में है, अरे ये तो बहुत ज्यादा खतरे में साइबेरियन के, तो हर स्पीशीज को, जैसे ये राजस्थान में जाओगे तो ये मतलब बड़ा दया आती है मेरे को, तो आनी भी चाहिए सर, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस पक्षी पे जब आप देखो क्रिटिकल इंडेंजर्ड, भाई साहब खत्म ही हो गया जनसंख्या के मामले। तो फिर से आईयूसीएन का रोल आता है कि आईयूसीएन ने कहा कि यार सुनो परेशान मत हो, पहले तो आप डिवाइड कर लो कैटेगरीज, बोले हमने बना ली नेशनल पार्क और ये सब बना लिया, अब क्या करें? कुछ नहीं करना है आपको। अब मैं क्या करूंगा, आईयूसीएन कह रहा है कि हमारा जो यूनियन है वर्ल्ड में जितनी, सबको आइडेंटिफाई करने का काम करेगा, सबको ऑब्जर्व करेगा, सबका डेटा बनाएगा, सब जितनी स्पीशीज है उनको कैटेगराइज करेगा, और इतना बढ़िया डेटा बना के देंगे हम कि हर स्पीशीज के बारे में आपको पता होगा कि कौन कितना खतरे में है।
फिर अब आपने देश के देखो काम आधा तो ये करके देना, फिर उस पर्टिकुलर कंट्री को जिम्मेदारी लेनी बस। तो उन्होंने कहा कि हम डेटा हम देंगे, स्पीशीज कौन कितने खतरे में है वो डेटा हम देंगे। अब उसके हिसाब से आप उस क्षेत्र में घोषणा करो। सही बात है ना, आईयूसीएन हर कंट्री में जाके थोड़ी बोलेगा अरे यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा यहाँ नेशनल पार्क बना, वो तो सिर्फ डेटा दे देगा आपको। अब आपको स्टेट और यूनियन पे आपका जो है जिम्मेदारी है। बाय द वे आईयूसीएन और इंडिया का थोड़ा रिलेशन यदि हम लोग देखें तो उसमें एक दो क्वेश्चन और आ सकते हैं कि आईयूसीएन के साथ इंडिया मेंबर कब बना है, तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें। ये क्वेश्चन और आ सकता है कि 48 तो आईयूसीएन की बात, लेकिन भारत कब जुड़ा, तब फिर हमने वो याद, ठीक है। 2-3 बार बोलोगे कमेंट सेक्शन में, रफ कॉपी में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट में बड़े एक्टिव होते हैं, मेरे नजरिए से एक्टिव इसलिए हैं कि क्लास में उनका मन लगा रहा है, ध्यान लगा रहा है। कुछ बच्चे टाइपिंग नहीं कर सकते, उन्हें डिस्ट्रैक्शन लग सकती है चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक रफ पेज रखो, रफ कॉपी रखो और उसमें लिखते रहो, जो मैं बोल रहा हूं 3-4 बार 1969 बाहर कर दो लिख के, याद होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो ना आईयूसीएन ने भी काफी काम किया, मतलब कितनी स्पीशीज वगैरह को देखा है और सब कुछ ऑब्जर्व किया, रिकॉर्ड किया सारी चीजें। तो आईयूसीएन का रूल आपको समझ में आ गया कि देखो मैं आपको एक एक डेटाबेस दे दूंगा आपकी कंट्री का, उसके हिसाब से सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो एक लिस्ट बनाइए, एक रेड डेटा बुक बनाइए। कई बार में नहीं पता होता, लेकिन आज समझ आएगा आपको। खुद सोचो ना, खुद सोचो कि इतनी प्रजातियां हैं, इसको एक सिंपल पेज पे लेके घूमेगा वो, तो उसमें नोट डाउन कर पाएगा क्या? सोचिए पहले आप। नहीं, तो एक पूरा डेटाबेस, एक बुक बना दी, उसको हम कहते हैं कई बार रेड डेटा बुक। ये वो वाली नहीं है, वशीकरण वाला नहीं है, लाल किताब, मनचाहा वशीकरण, अभी कॉल करें। ये वो वाला नहीं है सर, जी हाँ, लाल किताब पे चलेगा कहीं। रेड इज फॉर द रिस्क, सही बात है। पीला करवा दे, पीली डाटा बुक। रेड क्यों है भाई? बना किसके लिए रहे हैं? रिस्क के खतरे को, उस चीज को दिखाने के लिए ना। फिर हरी बनवा देते हैं। आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, समझ में आ रहा है कि जो खतरे में है ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजातियों को, इसको हम कहते हैं आईयूसीएन रेड लिस्ट और रेड डेटा लिस्ट। पिक्चर समझ में आ रही है? आईयूसीएन वर्ड भी आ गया, रेड वर्ड भी सब समझ आ गया, लिस्ट भी आ गया, किताब भी आ गया। वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स ऑन द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एनिमल फंजाई प्लांट स्पीशीज। तो क्या आईयूसीएन सिर्फ एनिमल का ध्यान रखता है क्या? नो, ठीक है। इसमें रीजनल रेड लिस्ट भी है, कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन की। हालांकि ठीक है, आईयूसीएन एक ऐसी संस्था का हम कह रहे हैं, ये मदद तो देशों से लेती है कि आओ, जैसे हमारे यहाँ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सुना है आपने? बॉटनिकल, बॉटनिकल मतलब पेड़ पौधों की बातें कर रहा हूं। जूलॉजिकल सर्वे, इनका सर्वे यही लोग करेंगे, आपके देश की संस्थाएं करेंगे, हमें देंगे, हम सॉर्ट करेंगे। द थिंग इज आइडिया, पहले ये तो निकालें। ये तो ऐसे मत सोचना ये होगा बढ़िया फोन लगा, आईडी कार्ड लेगा, आईयूसीएन लिखा रहेगा और टाइगर के बाद जा रहा है, शेर को गिर रहा है। हर देश के बाद अपनी संस्थाएं भाई, हमारे पास बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर ना मेरे को ना थोड़ा कनेक्शन बन रहा है कि इनका औचित्य क्या है, मतलब आप खींचिए, एनजीओ हैं सर, एनजीओ मदद करते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उनके आप कभी उसमें जाना, म्यूजियम में आपको कितनी स्पीशीज देखने को। जी हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। अब आप कह रहे हो तो मेरे को तो बात हाँ ठीक है समझ आ रही है, ठीक है समझ गया। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने भैया क्या करा, अक्सर आप देखना ये कुछ आपको मसाला दिखाई देगा, EX EW CR EN BU CD NTLC। ओए ये क्या है? कुछ नहीं है, लड्डू है ये, नहीं समझ बैठती कुछ भी। या द रेड लिस्ट कैटेगरीज आजकल ये वाली चलती है, एक्सटिंक्ट EW CR EN BU NTLC। इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, दुख सबके लिए बराबर है इसमें। तो एक एक से जरा संभाल लेते हैं इनको, क्या क्या होता है। पहले मैं बोलूंगा, मेरी बात सुनेंगे आप लोग, उसके बाद लिखना बनेंगे आप लोग, ठीक है। पहला है EX। EX कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। EX का मतलब होता है एक्सटिंक्ट, गए, विलुप्त हो गए। तो पहली जो कैटेगरी आप देख रहे हो ना, वो ये जो दिख रहा है EX, नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज गया, चला गया। वो प्रजातियां जो विगत 50 वर्षों में अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है, ही नहीं। तभी तो आप पढ़ते हो कई बार आता है न्यूज़पेपर में, अचानक ये स्पीशीज देखी गई जो 200 साल के बाद देखी गई। अरे 200 साल के बाद क्या देखी गई, वो उसको एक्सटिंक्ट मान लिया था हमने। गया डायनासोर, चला गया, एक्सटिंक्ट हो गए, अंडे ढूंढ रहे हैं इसके। जी हाँ, बाद में रिसर्च होती है, मुर्गी का ही था वो, बड़ा हो गया था थोड़ा सा। तो समझ में आई एक्सटिंक्ट की बात, मतलब गया, EX का मतलब गया, खत्म, टाटा बाय बाय, वो वाली कहानी है। और इनका रिकॉर्ड रखना भी एक हमें शिक्षा देता है कि नीचे जो लाइन में लगे हुए हैं खतरे की, ध्यान दे लो, नहीं तो ये भी गए। क्या है एक्सटिंक्ट में? एक्सटिंक्ट होने में क्या कुछ नहीं है भैया, ध्यान रखना है, बड़ी समस्या हो सकती है, फूड चेन फूड वेब गड़बड़ हो जाते हैं। सेकंड वाला जो पिलर होगा ना हमारा, सेकंड पिलर मतलब एनवायरनमेंट की थ्योरी वाला, उसमें सब और समझ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं हंसेगा। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है ऊपर वाला, और ये वाला EW क्या है? EW सुना बोला EW। अब देखो कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं बिल्कुल चले गए अपने आवास से, हैबिटेट से चले गए, एक दो बच गए थे, वहां मालूम चल गया कि इनका खतरा बढ़ गया, उठा के जू में ले आए, है ना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ऐसे जीव जंतु जो अपने वाइल्ड में, अपने हैबिटेट में, अपने आवास में तो खत्म हो गए, जो उनका एक्चुअल आवास हुआ करता था कि कोई अमुक नाम के फॉरेस्ट में वहां ये मिला करते थे, बट अब एक दो ही बचे हैं, उनको नहीं संभाला तो गए, तो उनको हमने हमारे लिए इधर कहीं जू वगैरह में ले आए, चिड़ियाघरों में ले आए, कृत्रिम आवासों में, अकॉर्डिंग टू देम कि भाई उनके लिए कंट्रोल्ड टेंपरेचर्स के रीजन में ले आए। मतलब उनके फॉरेस्ट में, उनके हैबिटेट में नहीं, बाकी हमने हमारे संभालने के लिए रखा हुआ। ओरंगुटान था ना, 2-3 साल पहले न्यूज़ में था, है नहीं, भारत से चला गया था, मिल ही नहीं रहा था ओरंगुटान। तो फिर क्या हुआ, उसको उड़ीसा में रखा था इन्होंने, उड़ीसा में रखा था एक जूलॉजिकल पार्क में संभाल के, कि भैया यहाँ तो रही नहीं तो वहीं रखो। वो भी कोविड के दौरान बेचारा जो है चला गया। उसको यदि वहीं छोड़ जाते तो 1-2 साल पहले चला जाता। तो एक्सटिंक्ट का होना और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब बस ये है कि एक तो पूरे चला गया कि अब तो कुछ बचे ही नहीं, दूसरा कि उसके घर में नहीं है लेकिन उसको संभाल के रखा सरकार ने, एक दो जगह बचे हुए। तो ये दोनों समझ आ गए भैया, बोर तो नहीं हो रहा? ओरंगुटान चाहिए तुमको, ओरंगुटान इन उड़ीसा, रुक जाके मिला ओरंगुटान ही दो इनको, अब भी दो, रुको। एक वो इमेज है जिसमें इसकी न्यूज़ भी है, खबर भी है, कुछ कंटेंट भी, वो काम आएगा आपको। ये बड़ी अच्छी बात कह दी आपने। बिनी, बिनी नाम था, बिनी। तो ये नंदकानन जू में इसको रखा गया। तो अब ये प्रैक्टिकली हम उसको क्या बोलेंगे, हमारे इंडिया में, हमारे रीजन में एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड था, अब एक्सटिंक्ट हो गया ऐसा। चलो खैर ठीक है, देखो एज भी लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ोगे। बाकी इसका हैबिटेट ऐसे देखो तो नीचे आपको इधर मिल जाएगा, मतलब मलेशिया इंडोनेशिया के तहत इधर भी है। ओ भैया स्टुअर्ट बिन्नी बाद में बात करना, इधर देखो नेक्स्ट तीसरा आ गया क्रिटिकल इंडेंजर्ड। तीसरा है क्रिटिकली CR।
सीआर का सीधा है, देखो 3 कंडीशन, क्योंकि किसी एक मापन पे आप काम नहीं कर सकते। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये क्या बोल रहे हैं साहब? बताओ। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई प्रजाति है, कोई जीव जंतु है, जैसे ओरंगुटान है, ऐसा कोई भी ऐसा जीव जंतु ले लो कि पिछले 10 सालों में 90% जनसंख्या उसकी या तो चली गई, समझ पा रहे हो आप? या कुल गिनती के 250 बचे हों, 250 बचे हों, या पिछले 3 सालों में 3 ईयर में करीब रह गए, मतलब 25% कमी आ गई, डिक्रीज हो गए। आप खुद सोचो, खुद सोचिए कि 10 साल में या तो 90% गायब हो गए हो, बिल्कुल, या कुल गिनती इतनी रह गई हो, या तथा 3 वर्ष में 25% की कमी आ गई हो। अब खुद सोचो ना, किसी स्पीशीज पे खतरा आया है तो तुम ऐसे हाथ रख के 10 साल तक इंतजार करोगे क्या? 90% होने देन हम इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, खुद सोचो। 3 साल में क्या होता है, एक आध जनरेशन आगे आ जाती है ना, तो वो 3 साल का भी टाइम लेगी, 25% कम होगा 3 साल में, तो खतरे की घंटी है ये। या किसी का ओवरऑल जनरेशन रेट कम है, धीरे है, तो ये तो काउंटिंग के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो हर स्पीशीज का इंडिविजुअलिटी के हिसाब से काम होता है। बट ये कंडीशन आप समझिए, और कितने बुरे हाल है कि 90% ही खत्म हो गए हो, 10 वर्षों में 90% की कमी दर्ज की गई हो, या कोई 250 से कम हो गए। अब खुद सोचिए कितना ज्यादा खतरे की स्थिति है। अभी मान लीजिए कोई वल्चर है, और वल्चर को देख के उसकी गिनती जो थी वो कम हो गई, और देखा गया 3 साल में बहुत बड़े स्तर पे कम हो गए, तो 10 साल इंतजार नहीं किया गिद्धों को खत्म होने के लिए। समझ आएगा सर? बट हाउ वी आर काउंटिंग देम, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। बायोलॉजी जो मैं अभी सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहा था ना, ये उनका ही काम होता है। आगे जैसे टाइगर लॉयन की जैसे काउंटिंग कैसे होती है वो मैं उसके बता दूंगा, कैमरा ट्रैपिंग मेथड है, बहुत सारे मेथड। इनका क्या होता है, पानी पीने का स्थान होता है, वहां काउंट कर लिया, ठीक है। जैसे अपने टाइगर को तो पगमार्क टेक्निक यूज कर लेते हैं, सिंघम, तो उसके हिसाब से जो है सिंघम को मिलना कितने सिंघम है, उसे आपको मतलब मेल फीमेल बच्चे सब समझ जाते हैं। खैर ठीक है, शेर को तो पानी पीने में देखना पड़ता है, कहाँ पानी पीने आ रहा है वहाँ कैमरा लगा दो। मैं अजय देवगन को मत गिनना, अजय देवगन को ले लो, जितने अजय देवगन उतने। लेकिन इसमें यदि मान लो पिछले 10 सालों में 10 ईयर्स में 70% कम हो गया हो, कुल गिनती 2500 रह गई हो, और मान लीजिए 3 साल में करीब करीब या 5 साल में एटलीस्ट आप कह सकते हो कि ओवरऑल थोड़ा सा आप देखना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे कम की तरफ ले जाऊंगा, मतलब देख रहा हूँ 70% कम हो गए हो 10 साल में, बिल्कुल, या 2500 उनकी कुल गिनती रह गई हो, और 5 वर्ष के अंदर 5 ईयर के अंदर 20% की कमी दिख रही है, तो ये क्रिटिकली से थोड़ा कम है, ये इंडेंजर्ड है। वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, हिंदी मीडियम बेटा, वो अति संकटग्रस्त था, ये संकटग्रस्त है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? वो अत्यंत संकटग्रस्त था। तो अब आप ध्यान से सुनना कि जैसे मान लो इन्होंने देखा किसको, मस्क डियर को, और मस्क डियर को देखा तो इंडेंजर दिखाया, ये बना। इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि या तो पिछले 10 सालों में इसमें 70% की जनसंख्या कम हुई होगी, जो भी क्राइटेरिया ने यूज किया होगा, की गिनती 2500 से कम रह गई होगी, या हो सकता है कि पिछले 5 सालों में 20% की गिरावट देखने को मिली, तो इसको हम इंडेंजर कहेंगे। देखो डेटा कई बार नहीं आएगा, लेकिन वो फील जरूर काम आ जाएगा। लेकिन कोई वो साइबेरियन क्रेन क्रिटिकली इंडेंजर में बैठा था, ये अपना ब्राउन बियर को देखो आप, क्रिटिकली इंडेंजर, तो हो सकता है पिछले 3 सालों में इसकी जो जनसंख्या थी ओवरऑल कितनी गिरावट देखी 3 सालों में, तो इसको कैटेगरी में रख दिया। अब समझ आ रहा है सबको कि हमने जो कैटेगरीज बनाई है वो कैसी बनाई है, अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला क्या बताया, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, पहला 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 सुनो ध्यान से। हाँ, ऐसे सबके स्टेटस, अच्छा स्टेटस अपडेट भी होते जाएंगे, कि कोई मान लो नहीं संरक्षण हो पा रहा है तो वो बढ़ जाता है, कोई मतलब क्रिटिकल इंडेंजर से मतलब इंडेंजर से क्रिटिकल में भी आ जाता है, हुए हैं ऐसे पिछले 4-5 साल में बहुत सारी स्पीशीज। तो पहला एक्सटिंक्ट समझ गए सब लोग कि भैया बिल्कुल विलुप्त हो गया, ठीक है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब अपने आवास में चला गया, लेकिन जू वगैरह में संभाल के रखा हुआ है उसको। क्रिटिकली इंडेंजर्ड 90 टू 50 25, और साथ में इंडेंजर्ड में 70 टू 500 20%, और वल्नरेबल संवेदनशील, संवेदनशील वल्नरेबल 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 फील करिए, वल्नरेबल का मतलब पिछले 10 सालों में 50% की कमी। जी हाँ, कुल 10,000 से कम हो गए हो, या 10 मतलब नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो 10 सालों में 10% रीसेंट की बात करें, यदि हम रीसेंट टाइम में यदि हम बात करें, जी हाँ। तो एक टेबल दिमाग में आप रख सकते हैं कि 250 की काउंटिंग 25% में कमी, ठीक है, और 90% चला गया। उसके बाद में 2500 10,000, इसमें 20%, इसमें 10%, इसमें 70%, इसमें 50%, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये इंडेंजर्ड है, ये वल्नरेबल, अति संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त है, संवेदनशील है। रटने को नहीं कह रहा हूं मैं, मत करो यार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक आइडिया तो लग गया कि भाई, और मैं हमेशा अक्सर लर्नर्स को ये कहता हूं कि आप नहीं कुछ तो ये पढ़ लो कि 90% भी कम होगा तो समझ में आ जाएगा, फील आ जाएगा कि बहुत खतरे में है। 10% इन 10 ईयर का इसका मिक्स मत करना, ये जो है 50% इन डेटा फुल पूरी बात कर रहा है ओवरऑल पिछले कंटिन्यू कुछ सालों में, और एकदम रिसेंट टाइम में 10% की गिरावट और देखने को मिली, इस चीज को लेकर बोल रहा है। तो इससे ज्यादा आप इसकी काउंटिंग और इस पे बस डिफरेंस बस यही है कि 3, अब जैसे आप देखना तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो मेन कहानी ये है कि किसी भी कोई स्पीशीज गलती से इन 3 में आ गई ना, तो तुरंत उधर नेशनल पार्क और ये सब रेड सिग्नल में आने लगता है। और अब आपको समझ में आ गई कहानी कि जो है ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, मतलब इन द सेंस कि इधर अब रिस्क की तरफ जा रहा है वो धीरे। अब एक है नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड में हम घबरा जाते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं है। नियर थ्रेटेंड का मतलब होता है संकटपन्न, लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड, लाइकली टू, हो सकता है, नियर नियर थ्रेटेंड संकट। और लीस्ट कंसर्न का मतलब होता है लीस्ट संकट मुक्त, मुक्त है, लोएस्ट रिस्क, कोई दिक्कत नहीं। और फिर होता है डाटा डेफिशिएंट, अभी डाटा ढूंढ ही नहीं पाया, मिलता ही नहीं मेरे को तो। खैर अब आप कोई भी रैंडम स्पीशीज और उसमें ऐसे कलरफुल चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, तो आपसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता इनमें से सबसे ज्यादा खतरे में कौन सा है, वो दिख रहा है। और यदि इस तरह की स्पीशीज मिल रही हैं तो उसे वहां पर नेशनल पार्क बनाना, रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाने में कोई दिक्कत है, करना ही पड़ेगा। इसको देखिए आप, अब आपको समझ आ जाएगा। तो यदि कोई संस्था इतना आपको डेटा बना के दे रही है, तो फिर आपको उसकी कैटेगरी के हिसाब से घोषणा करना है और उसका संरक्षण करना है। आई बात समझ में? यहाँ ये देखो, अब फिर नए उस पे आ गए, और वर्ड यूज किया सुष्मिता मैंने, इनमें से ये थोड़ी जनसंख्या ज्यादा हो गई, ओवरऑल रेशो भी तो कम हुआ होगा। इनमें इनमें से कुछ भी एक कंडीशन लगा पाएंगे, ऐसा नहीं ये होगा तो बस स्टेटस को लॉस को देखना पड़ेगा। नेम से इनको कैसे याद करूं प्लीज, पहले परेशान हो लो, घबरा लो पहले, अभी तो हमने शुरू किया। एंटी का मतलब है एनटीआर, नियर थ्रेटेन, नियर थ्रेटेन। सर बोले हु डिक्लेयर करेगा, भाई सीधी सी बात है, इसमें हम नो डाउट सरकार तो आएगी, गवर्नमेंट आएगी, और हम किस एक्ट के तहत ये सब कर रहे हैं, तो वो एपी बता दिया मैंने। सेंटर जो है, सेंटर का बड़ा रोल है नेशनल पार्क वगैरह। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मतलब आप समझ गए,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और इनमें इनमें सब में कौन मेन है, और इसमें कौन आ गया, प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए। मतलब सीधी सी कहानी है, ये बोर्ड बहुत बड़ी संस्था के उसमें आ जाएगा। खैर, तो आपको अब ये समझ आ गया कि आईयूसीएन का क्या रोल है और ये सारी दुविधा, कोई दिक्कत तो नहीं है किस कौन किस कैटेगरी में है। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, 5 मिनट पहले मैं एक रूपरेखा बनाऊंगा, फिर पढ़ना हम आगे शुरू करेंगे। थोड़ी देर शांति से इस मैप को देखो, जम्मू कश्मीर लद्दाख का कंबाइंड मैप है। ठीक है, इसमें एक लिखा हुआ है हेमिस नेशनल पार्क। अभी परेशान मत होना और सुनना, लिखना मत। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क लिखा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क लिखा। ठीक है, उसके बाद में मैंने मान लो दाचीगम नेशनल पार्क। इतना बड़ा स्टेट यूटी है ये, यूटीज है वैसे तो, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जो इनका ये क्या हो गया, हैबिटेट हो गया, जीव जंतुओं का घर आवास हो गया। अब यदि वहां रह रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इन नेशनल पार्क की घोषणा करके उनके घरों को, निवास को संरक्षित कर रहे हैं। कितना समझ आया, किसने ज्ञान दिया है, आईयूसीएन ने, कैटेगरी 2 के हिसाब से। यदि नेशनल पार्क घोषित कर दिया है मतलब यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी स्पीशीज मिलती होंगी जो बहुत खतरे में है, जिनका हमें ध्यान देना है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहाँ तक समझ आया। अब ये तो सब सही चल रहा था, लेकिन हमने देखा कि हमारे फूड चेन में, हमारे पर्यावरण में ना, हमेशा जो एपेक्स ऊपर वाला जो होता है, एकदम खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च पोषक स्तर पे होता है ना, उसका रोल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे घास है, घास को डियर खा लेता है, और डियर को मान लो टाइगर खा रहा है। किसी क्षेत्र में यदि टाइगर चला गया तो पता क्या होगा, टाइगर जाने से डियर की जनसंख्या बढ़ जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कि डियर को अपने लिए भोजन भी नहीं मिल पाएगा। तो इसका होना नीचे की स्पीशीज को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि डियर समाप्त हो जाएंगे, कुछ कुछ खाता रहेगा, ये पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी। तो मुझे बताओ टाइगर का रोल बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो किसी दिन वहां पे पूरी स्टेबिलिटी जो है वो सब खत्म हो जाएगी। अब यदि उस नेशनल पार्क में जो आप कंजर्वेशन कर रहे थे, तो हमारे भारत में क्या देखा गया कि कुछ इतिहास में टाइगर्स पहले काफी बड़ी मात्रा में देखे गए थे, लेकिन अचानक टाइगर की गिनती बहुत कम हो गई। बहुत सारे इसके रीजन थे, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, शिकार पे लोग, शिकार मतलब उसको शिकार करना मतलब अपने आप को वर्चस्व की तरफ ले जाना, हंटिंग पोचिंग ये वो सब इलीगल किलिंग वगैरह होने लगी। यार किलिंग हो रही है सब तब तो ठीक था, लेकिन आप इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से देखो, हाईएस्ट प्रेडेटर को साफ कर रहा हो, सबसे ऊपर पोषक स्तर को जा रहा हो, भेज रहा हो, तो नीचे पूरा सिस्टम गड़बड़ जाएगा, किसी दिन तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक नया चीज की शुरुआत की गई, प्रोजेक्ट टाइगर की पैरेलली शुरुआत की कि किसी नेशनल पार्क किसी भी क्षेत्र में यदि टाइगर स्थित है तो हमें अलग से टाइगर पे फोकस करना पड़ेगा। इसी पे क्यों करना है, मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ, सबसे उच्च श्रृंखला का है, इसको संभालना बहुत जरूरी है। तो ऐसे नेशनल पार्क जहां पे टाइगर पाए जाते हैं, वहां पर टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर रिजर्व भी बनाए गए, टाइगर्स का भी ध्यान रखा गया स्पेशली, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई। तो मैं बस आपको ये कहना चाहूंगा कि अब मैं जो नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा ना आपको स्टेट वाइज, उनमें कौन कौन से टाइगर कहां पर टाइगर रिजर्व है वो भी साथ में बताते चलूंगा, वो भी पैरेलली मैं आपको बताता चलूंगा कि कल को 10 क्वेश्चन आ गए या 10 ऐसे नेशनल पार्क सामने दिए, बोलेंगे इनमें से कहां टाइगर, यार हर जगह टाइगर तो मिलेगा नहीं आपको, हर जगह टाइगर तो मिलने से रहा, तो कहां पर मिलेगा उसके हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पता क्वेश्चन आप जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे, अभी तो क्या है, मैप वेब से पढ़ने के ना बड़े अलग अलग फायदे आपको सामने निकल जाएंगे, जैसे ये दिखाई दे रहा है हेमिस नेशनल पार्क। हाँ, ये लद्दाख जम्मू कश्मीर की बातें कर रहे हैं, गर्मी है कि ठंड है, सर इतनी ठंड है, इतनी ऊंचाई है कि यहाँ पे टाइगर का टाइगर जाएगा, गोट बन के बाहर आ जाएगा, इतनी ठंड है। तो लॉजिकल सोचो आप कि यहाँ पे टाइगर रिजर्व मिलेगा क्या, नहीं, एग्जाम में तो आ जाएगा, लेकिन कि दाचीगम भी है, किश्तवाड़ भी है, हेमिस भी और एक देखिए राजाजी नेशनल पार्क, इनमें से टाइगर रिजर्व कहाँ है, घबरा के क्वेश्चन गलत कर बैठे। तो जब हम मैप से पढ़ेंगे, मैप से जब हम पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे, तो अब आपको समझ आ गया। यदि मैं साथ में कहीं लिखा हूं कि इस राज्य में ये टाइगर रिजर्व है, तो प्लीज साथ में हमें नोट डाउन करना है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर अलग से स्टार्ट किया था इन्होंने 1973, लेकिन अभी मैं टाइगर के बारे में या प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, वो हम पूरे नेशनल पार्क के एंड में पढ़ेंगे कि टाइगर्स का जो टाइगर रिजर्व क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कोर जोन क्या होता है, टाइगर टास्क फोर्स क्या है, टाइगर को काउंट कैसे करते हैं, कैमरा ट्रैपिंग मेथड क्या है, टाइगर का लेटेस्ट सेंसस क्या कहता है, उसका सॉफ्टवेयर क्या है, और ग्लोबल लेवल पे टाइगर रिकवरी प्रोग्राम क्या है। ठीक है, बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम क्या है, टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम क्या है, कैट्स क्या है, डबल टीएक्स2 क्या है, इसकी जनसंख्या प्रबल करने का, ये सारी चीजें हम आखिरी में पढ़ेंगे, जब पहले पूरे भारत में टाइगर देखते हैं कहां है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मैं यदि पैरेलली आपको नेशनल पार्क में ये भी लिखवाता चलूं कि टाइगर रिजर्व है, तो प्लीज नोट डाउन करते रहना कि हाँ ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको घोषित किया गया था, ताकि हम टाइगर को भी कंजर्वेशन कर सकें। ओके, एक बात ये होगी। दूसरी बात 2 मिनट बोलूंगा, फिर पढ़ते हैं अपन। अब कैसे पढ़ना है, नए लर्नर्स को बता रहा हूं, पुराने वालों को भविष्य पता है। जो न्यू लर्नर्स है, मैं सबसे पहले आपको मैप बताऊंगा, स्टेट वाइज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मैप बता के हमें उसकी लोकेशन पे पहले फोकस करना है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ पढ़ना है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ पढ़ना है, उसका एक सीक्वेंस में लिखवाऊंगा। आपको सबसे पहले नाम सुनना है और लिखना है, अपने मैप बनाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली अपने स्टेट वाइज उसको बस उस डायरेक्शन में लिखना, मैं खुद बता दूं। ठीक है, एक दो बार उसको सुनना समझना और याद रखना कि इस राज्य में है। फिर एक एक नेशनल पार्क जो काम काम के हैं उनकी कुछ मैं डिटेल लिखवाऊंगा, जैसे किसी नेशनल पार्क है तो कोई रिवर वहां की काम की है क्या, कोई वहां पर स्पीशीज काम की है क्या, कोई वहां पे कोई माउंटेन ऐसा है, कोई हिल्स काम की है क्या, कोई एक्स्ट्रा इन्फो है क्या, कोई वाटरफॉल है क्या, वो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं हिंदी में, पीपीटी में। अब अलग एक तनाव हो गया जीवन का, पीपीटी ना पीडीएफ पढ़ते रहना और 2-3 साल ऐसे निकाल लेना, ये नहीं कि मैं क्लास में जो सर पढ़ा रहे हैं, जो याद करवा रहे हैं, जो लिखा रहे हैं, उसको उस पर फोकस कर। मैं कल से ये कहता रहा हूँ पहली क्लास से, ये पीडीएफ वीडियो कोई काम नहीं आएंगे, क्लास में फोकस करो। और हर चीज में बाइलिंगुअल में बता ही रहा हूँ, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जब भी मैं नेशनल पार्क बताऊँ, सबसे पहला काम उसको अरेंजमेंट के हिसाब से अपनी कॉपी में लिखो, उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, फिर एक एक स्पीशीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, साथ में हेडिंग बना लेना ऊपर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब इसमें आप कैसे लिखेंगे, तो आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ये यहाँ पर मिलेगा दाचीगम नेशनल पार्क, लिख लो, पहला काम है आपको लिखने का, दाचीगम नेशनल पार्क, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा लिखना है, दूसरा लिखेंगे, यहाँ मैप में बना नहीं है लेकिन यहीं पर इसके नजदीक मिलेगा, श्रीनगर में सिटी फॉरेस्ट, और लिख लीजिए सलीम अली नेशनल पार्क, श्रीनगर के पास मिलेगा, सिटी फॉरेस्ट और सलीम अली नेशनल पार्क। तीसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और चौथा है सिटी फॉरेस्ट अपने गाजियाबाद में भी, हाँ ये पहले कर लो तुम, हेमिस नेशनल पार्क, ये पहले कर लो, मैं तो बाद में पढ़ा दूंगा। हेमिस, हेमिस हाईएस्ट नेशनल पार्क है, सबसे ऊंचाई पे, जी हाँ, हाई एल्टीट्यूड लद्दाख में है सर, हेमिस जो है वो लद्दाख में।
और भैया मेरे को तो घबराहट हो रही, कैसे याद होंगे, ये क्या क्या लिखवा रहे हो आप, सलीम अली नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, मेरा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, घबरा लो आप पहले। तो कुछ नहीं है, सलीम भाई साहब है, सलीम अली, हाँ जी, उनकी 10 10 10 10 किश्त किश्त मिस हो गई, ईएमआई मिस हो गई सर। ये क्या बोल दिया सर आप, सलीम अली दाचीगम 10 10 दाचीगम 10 गांव को क्या था जब ये नेशनल पार्क घोषित किया जी, 10 गांव, तो सलीम अली की 10 किश्तें, किश्तवाड़ किश्तें मिस हो गई है, मिस। वाह, बेल डन, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। ध्यान दो, जल्दबाजी में ऐसे में याद भी हो जाएगा, वैसे थोड़ा सा एक दो निमोनिक बना लेते हो ना, तो और ये शॉर्ट टर्म के लिए तुरंत बाद, मतलब ये बात दिमाग में जाकर दिक्कत ही नहीं कि अरे सर जी सलीम अली आ रहा है, मैं बताता हूँ, सलीम अली जम्मू कश्मीर, सलीम अली बाद में जो है दाचीगम और जम्मू कश्मीर, और उसका किस्त मिस हो गई, और किश्तवाड़ और मिस होना मतलब ये लद्दाख की तरफ जाओगे, इतना तो ये झूठ है, काशीनाथ झूठ है, सब झूठ है, गौतम गंभीर नहीं, फॉरेस्ट गंभीर झूठ है। तो आप लोग जो मैंने 4 बताए वो आप करिए, सबसे पहला काम, ठीक है, बोल के देखना जरा, खुद से बोल के देखना, नाम याद आएगा कि किस्त बोल रहे थे, किस्त नहीं है, किश्तवाड़ है, मैं पानी पीने भूल गया यार। हाँ, तो किस्त नहीं है, किश्तवाड़ है, वाह, किस्त नहीं है, किश्तवाड़ है। हाँ, तुम अंदर चले जाओ, ब्लैक वाटर आंखें डाल लो, ऐसे अंदर चले जाओ उसमें, लो लो चले जाओ, लो नहीं चले जाओ, ब्लैक वाटर। तो ये चीज याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतने बुरे हाल तो नहीं कि कल को बोले कि किश्तवाड़ हेमिस दाचीगम ये सब जो है वो उत्तराखंड में है, आए ये तो गड़बड़ है। तो यहाँ ए लिख देता हूँ, मैं बी लिख देता हूँ, देखता हूँ मैं किसकी बुद्धि चल रही है। हेमिस कहाँ होगा, हेमिस 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 कहाँ होगा भाई, हेमिस वो वहां होगा, देखिए वो वहां होगा, देखिए वो वहां होगा। फिर से हेमिस कहाँ होगा, मैं चेक करूंगा आपके आंसर्स पोलिंग में, क्या कितनी किसकी रैंक आ रही है, सब पे ध्यान है मेरे को। और कल से कौन नहीं आएगा। हाँ, अगला सवाल, दाचीगम किश्तवाड़ हेमिस मत बताना, दाचीगम किश्तवाड़ सलीम अली बताना। बी लगाऊंगा, जम्मू कश्मीर क्या करेगा, अरे सर वो मैं क्या बोलूं, बताओ दाचीगम किश्तवाड़ सलीम अली। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं कल से नहीं आऊंगा, जिस दिन मुझे समझ बैठेगी उस दिन से आऊंगा, दोबारा फिर यहीं से शुरू कर दूंगा। दाचीगम नेशनल पार्क, डर तो नहीं लग रहा दिमाग में अब, दाचीगम कहाँ था, दाचीगम भाई याद कर लेना, उस क्षेत्र में कश्मीरी स्टेग हंगुल मिलता है, हंगुल भी कहा जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है हंगुल, इसको देखो पहचानो ऑब्जर्व करो, बार बार देखो, शुरुआत में एक आध महीने में सब चीजें याद आ जाती मेरी बात ध्यान से सुनना, कल को कोई बोले कि कश्मीरी स्टेग ना बोल के हंगुल बोले कि हंगुल जो है हमें दक्षिण भारत में नीलगिरी के क्षेत्रों में मिलती है। सबको खिला दो रसमलाई, क्वेश्चन समझे ना आपने कि हंगुल जो है सब कैसे मिलेगा, तो आपको पढ़ते पढ़ते ना इस मोमेंट को फील करना है और ये देखना है कि हम भारत के किस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, हैबिटेट भी पता होना चाहिए इनका कि किस क्षेत्र, कुछ क्वेश्चन हैबिटेट वाले के बताए सबके क्षेत्र बताओ, तो भाई ये दक्षिण में नहीं मिलेगा, ठंड वाला जीव, ठंडा वाला जीव गर्मी कैसे कैसे रहा है बताइए आप, स्नो लेपर्ड को आप वेस्टर्न घाट में कैसे भेजेंगे, नीचे कैसे भेजेंगे आप बताइए, नीचे कैसे बैठ, नहीं समझ आ गई बात। हाँ सही कह रहे हो आप, मैं समझ तो गया हूँ, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल स्पीशीज, हंगुल जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज है, याद रखना दोनों एक जैसे हैं क्या खतरे में, दोनों में से पहले किसको बचाओगे, इसको बचा लेना सर, नहीं तो इसके ऊपर वाला भूखा रह जाएगा। चलो, श्रीनगर के पास है सर ये दाचीगम, मरसार लेक भी है वहाँ पे, मन करे तो लिख लेना। हिमालयन मोनल, मोनल जिसे नहीं पता भले लीस्ट कंसर्न है, इतना तो फोटो में रखो कि मोनल जो चीज है वो बटरफ्लाई नहीं है, स्नेक नहीं है, मछली नहीं है, ये बर्ड है, पक्षी है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन फिश है कौन बर्ड है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आई बात समझ में, इस बात को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। बोले ये ब्राउन है कि क्या है, बेटा ये कलर मत देखो, ये देखो, हैप्पी बर्थडे, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, कुछ मत बोलो, पढ़ो। दाचीगम के बाद में सलीम अली याद हो रहा है, सलीम अली, सलीम अली याद आ रहा है, सिटी फॉरेस्ट श्रीनगर के नजदीक में है भाई साहब, हिमालयन सेरो, देखो नियर थ्रेटेंड से वल्नरेबल हो गया ये, मतलब खुशी की बात है ना, स्टेटस अपडेट हो गया इसी में, खुशी की बात है। सर लेपर्ड तो डेंस फॉरेस्ट में मिलता है, बस यही तो दुख है कि तुम मुझे समझ नहीं पाए, यही अफसोस था कि ये स्नो लेपर्ड था ये। चलिए हिमालयन सेरो को याद, अब मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे भी बैठे हैं जो सेरो नहीं पता बोले मेरे को, तो आज फोटो देख लो, सेरो क्या होता है, सांप नहीं है ये, मेंढक नहीं है, जी हाँ ये बकरी की तरफ ले जा रहा है उसको सेरो, और ये खुशी की बात है ना, जी हाँ, नहीं सर नहीं, ये तो सर घबराहट वाली बात है कि इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा जी हाँ। हिमालयन स्नो कॉक ठीक है मत पढ़ो, पर पक्षी दिशा दिख रहा है, पत्थरों में मत ढूंढना, ये अलग है, मिक्स हो गया, मैच कर गया भाई, इधर ढूंढ रहा है, कहाँ खड़ा है पक्षी, कहाँ खड़ा दिख नहीं रहा, कहाँ है, कहाँ है देखो, कहाँ गया वो, कहीं नहीं गया बेटा, ये है इधर, इधर मुंह करके बैठे हुए, ये इधर देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ये आपको देख रहा है, पढ़ लेना, कल भी आ जाना। चलो, तो वो याद आ रहा है हंगुल और स्नो लेपर्ड, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, सही कह रहे हो आप। हेमिस नेशनल पार्क याद आ रहा है क्या, कहाँ पढ़ा था, लद्दाख में पढ़ा था क्या, इधर हाई एल्टीट्यूड तो है, ग्लोबली फेमस फॉर इट्स स्नो लेपर्ड, वाह कितना बढ़िया स्टेटमेंट है, एक जनरल अवेयरनेस है, इस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। और फिर बस पूछो ही मत, आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे या पढ़ी होगी तो आपको मतलब मैं क्या ही पढ़ाऊंगा, फिर सब पता है। यहाँ से एक नदी गुजरती है, नाम है इंडस, सिंधु नदी, सिंधु नदी को याद रखना है कि सिंधु नदी का संबंध किससे है, मिस, और रटो मत, फील करो, सिंधु नदी ऐसे जा रही है भाई, तो ये कौन सा नजदीक आ गया, और सर अब आ गया समझ में, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, अरे सर जी समझ आ गया, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पर बहुत है, हिमालय पर्वतों के आसपास मिलेगा तो ऊंचाई होगा ना सर। और दाचीगम में तो हंगुल लेपर्ड पढ़ाई दिया आपने, हेमिस भी हो गया, सलीम अली में भी सेरो वगैरह पढ़ लिया बोले, किश्तवाड़ को देख ना, क्योंकि जो किश्तवाड़ है उसको देख लो कहाँ है, किश्तवाड़ ये है यहाँ, ऐसे अभी कुछ एक दो साल पहले न्यूज़पेपर में इस नदी का मेंशन किया हुआ था, मरुसुदार रिवर, चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरी है जो किश्तवाड़ के आसपास है। अभी फैक्ट है, न्यूज में आ गए, एग्जाम में आते नहीं है ये, पर मान लो आ गए तो फिर यही कहोगे, अरे देखो पेपर में आया था, हिंदू में था, आपने पढ़ा नहीं, बेटे यहाँ। तो मेरा मतलब है कि थोड़ी अवेयरनेस रख लो कि कुछ ऐसी नदी है, या डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मरुसुदार रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, और देखो रीजन है पढ़ने का, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो पढ़ने में क्या दिक्कत, पढ़ी लो, ठीक है। तो इट इज बाउंडेड बाय, और भी कुछ है, रिनाई नदी वगैरह, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मरुसुदार ही पढ़े आप।
तो अब दिमाग में बैठ गया कि इन जगहों पे कल को कोई बोले कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों के कुछ एनिमल्स बता सकते हो क्या आप, कुछ जीव जंतु बता, सब बता दूंगा। हंगुल मिलता है, कश्मीरी स्टेग मिलता है, स्नो लेपर्ड मिलता है, हिमालयन मोनल मिलता है, सेरो मिलता है सर जी, सेरो 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 मिलता है सर जी, सेरो मिलता है। तो इतना तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। इंडस नदी का संबंध जो है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान से? इंडस नदी का संबंध किससे? हेमिस, उसकी लोकेशन देखो, इधर से ही इंडस जाती भी है, इसलिए उसको वहां लिखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिना कोई देरी के अगले राज्य की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग हिमाचल। हिमाचल, अगला हिमाचल। दुनिया में बड़ा कंफ्यूजन है कि यदि उत्तराखंड और हिमाचल मुझसे पूछ लिया जाए तो मैं इकट्ठा हो जाऊंगा। अरे भैया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, कि यहाँ कर लो ना अलग, इसके साथ लगो, ऊपर हिमाचल। अरे ये भी ठीक था, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग होने के बाद हिमाचल और कंफ्यूजन नहीं। अब ध्यान दें, दिस इज हिमाचल प्रदेश, तो पूछूंगा मैं। चलिए सर, लिखवा दीजिए सारे के सारे, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में लिखना है। 12 बज गया, चले जाओ, अभी चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ, अभी 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 चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बुरा लग रहा है तो 2 बार चले जाओ, फिर 1 बार वापस आ जाना, जल्दी वहां से हटो। जी हाँ, तो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने बिल्कुल। सबसे पहले है इंदर किला नेशनल पार्क। इंदर किला नेशनल पार्क क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हिमाचल प्रदेश। यस, इंदर किला नेशनल। फिर आएगा खीर गंगा। खीर खा लो गाइस, गंगा में रखी हुई है खीर। हीरा ठाकुर की खीर नहीं, हीरा ठाकुर वाली खीर नहीं। जी हाँ, हीरा ठाकुर की ओ करके ओ करके रास्ता फैला दिया। हीरा हीरे 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 हीरे। चलो इंदर किला, इसके बाद में खीर गंगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पिन वैली। पिन वैली ले लो गाइस, पिन वैली ले लीजिए गाइस। इसके बाद में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिम्बालवारा नेशनल पार्क। बढ़िया, देखो क्या बोला मैंने आपसे, इंदर किला, ठीक है, खीर गंगा, पिन वैली, हिमालयन और सिम्बालवारा। कैसे याद करो? बहुत सिंपल है। इंदर नाम का एक व्यक्ति है, जी हाँ, वो अपने मोबाइल की सिम निकाल रहा है। मोबाइल की सिम किससे निकालते हो? पिन से निकालते हो। वेरी गुड। अब सिम को हिमालय में फेंक दी और पिन को खीर वाली गंगा में फेंक दी। छोटी सी स्टोरी है, आपको सब पता है। द थिंग इज कि आपको सारे याद होने चाहिए उसके। अब कुछ बच्चों को मजा हंसी यार, अरे कैसे हो रहा है, अरे जब पेपर में आएंगे ना तब भी ढूंढ रहे होंगे, इतना आसान क्वेश्चन कर जाता है, होता है इसमें। पर आपको बस क्या करना है, कनेक्शन बनाना है बस, स्टार्टिंग बस एक बार में याद होगा तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। इंदर नाम का आदमी, जी हाँ, सिम निकाल रहा है, किससे निकाला? पिन से निकाला। अब ये सिम पिन मत याद कर लेना, इंदर किला नेशनल पार्क, सिम बालवारा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, पिन सिम को हिमालय ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन को कहाँ फेंक दे? खीर गंगा में, खीर गंगा नेशनल पार्क। ओह, ऐसे तो मैं याद करके दिखा दूंगा आपको, बस करो, ऐसे ही करो, करिए आप। हाँ, हो जाए तो बता देना यार, है ना, कि याद हो गए। ये यदि याद हो जाए तो बता देना। क्यों सर, क्यों बताएं? इसलिए बता देना कि ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख और ये हिमाचल प्रदेश, और ये नींद है, कम ध्यान है, आलस्य है, दीवार का सपोर्ट है, भूख है, तकलीफ है, चिंता है, याद है, सो रहा हूं, सो रही हूं, सर को कह देता हूं समझ नहीं आ रहा, सर को कह देता हूं आगे पढ़ाओ, और रिपीट। ये सब डी वाले ऑप्शन, ठीक है। और जो लोग पढ़ रहे थे बाकी आपके लिए 3 है। अरे सर ऐसा तो नहीं होता है, आप आंसर लगाइए। इंदर किला कहाँ है? इंदर किला, वाह, 2%। बेटा यहाँ याद नहीं कर पाए ना, कहीं याद नहीं होगा। जी हाँ, खीर गंगा, सिम्बाल बारा, पिन वैली, हेमिस। जल्दबाजी नहीं, रुको, सोचो, देखो कहाँ इमेजिन कराया था सबने। हेमिस, किश्तवाड़, दाचिगम, सलीम अली, खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल। मेरी बात समझ आ रही सबको? ये याद हो रहा है? कल थोड़ा पढ़ के आना, कल की क्लास में क्या थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे स्टेज और चीजें हो जाएंगी। बट आज हमने काफी चीजें थोड़ी डिटेल में पढ़ी, आयुषियन के बारे में पढ़ा, उसके जितने भी कैटेगरीज हमको देखा, एक्सटेंट क्या होता है, ये क्या होता है, क्रिटिकल इंजीनियरिंग के बीच में डिफरेंस समझा। कैटेगरीज अकॉर्डिंग हमने आयुषियन की देखी कि कैटेगरी 1 2 3 में क्या आता है, 4 में क्या आता है, 6 में क्या है, 5 क्या है। टोटल नेशनल पार्क इनके सबका परसेंटेज देखे, अमेंडमेंट देखा, कंजर्वेशन रिजर्व कोड समझा, वाइल्ड लाइफ वार्डन के बारे में पढ़ा, बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा। क्या करना है, सुन लो, कहाँ जा रहे हो, रुक तो जाओ। सोने से पहले एक ब्लैंक पेज लेना, जो जो याद आता है सब लिख देना, बिना देख के। कुछ कुछ चीजें भूली भूली सी लगेगी, याद नहीं आया, तो कितनी अच्छी चीज आपको पहले पता लग रहा है, आपको याद नहीं आया, देखना फिर देखना, उसके बाद नोट डाउन, ब्लैंक पेज में नोट डाउन करने की 15 20 मिनट 10 मिनट लगेंगे, और उससे बेस्ट रिवीजन कुछ हो ही नहीं सकता। बिना देख के आप लिख रहे हो सब, आयुष के बारे में सारी चीजें लिख दी, जितने स्टेटस है वो सब लिख दिया, ऐप के बारे में, इनकी कैटेगरीज लिख दी, अलग अलग प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में, इतना आप कर लीजिए। आई बस, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। दोपहर में इंडियन ज्योग्राफी वाली जो क्लास चल रही है वो अपन मिलते हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।